जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जी, अल्लाह ताला आज हमारा पहला दिन है सीफेप का एडवांस टैक्सेशन। हमारा कोर्स है जून 2021 अटेम्प्ट के लिए। ये जी हमारा जो कोर्स है आज एडवांस टैक्सेशन का, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो आपको हेल्पिंग मटेरियल है ये भी मिल चुका होगा। इसमें जो पहली चीज़ डिस्कस करने वाली है वो है हमारी ग्रिड लाइंस कि आई कैप ने हमें क्या ग्रिड लाइन दी है और आई कैप इस वक्त उसमें क्या क्या चीज़ें कर रहा है। सबसे पहले हमारा जो टारगेट है वो क्या है उसको हम देखते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर आई कैप ने जो उसमें एरिया सेलेक्ट किए, एक उसमें है इनकम टैक्स, नंबर 2 सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एथिक्स। ये रेंज आपको नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में 55 से 55 तक, सेल्स टैक्स में 30 से 35 एंड एथिक्स में 5 to 10। अच्छा, इसके अंदर जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुई हमारी विंटर की, मैं अगर उसको डिस्कस करूं तो उसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर एग्जामिनर ने 52 मार्क्स को टेस्ट किया, सेल्स टैक्स में उसने 32, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में 11 और 5 उसने टेस्ट कर लिए एथिक्स में। अच्छा, ये देखिए कि जहां मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का क्यों लिखा हुआ है, सवाल ये है कि क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन जो हमारा फाउंडेशन का पेपर है कैफ 6 का, क्या उसको करना है। ये एथिक्स का एरिया हमारे पास पहले एग्जाम में था नहीं, ये सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन के अंदर। और कुछ अटेम्प्ट्स जो थी वो एग्जामिनर इसी पे ही ले रहा था, इसी को चेक कर रहा था कि जनाब एथिक्स को। लेकिन उसने क्या किया कि यहाँ पर उसने पैराडाइम शिफ्ट किया और आई कैप के कोड ऑफ कंडक्ट को उसने टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो आप देखेंगे कि पिछली कुछ अटेम्प्ट से ये जो आई कैप है वो प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन का जो कोर्स है उसका चैप्टर नंबर पहले 1 और 3 था, उसने क्या किया वहाँ से शिफ्ट करके आई कैप के कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर चला गया और मुसलसल उसमें से 5 नंबर वो टेस्ट कर रहा है। अच्छा जी, अब ज़रा इसको ज़रा मज़ीद हम देखें तो इनकम टैक्स में जो लेटेस्ट अटेम्प्ट है उसने अपनी ग्रिड को फॉलो किया, तो हमें नज़र आ रहा है कि एग्जैक्टली वो इसकी जो है वो मिडिल लाइन को टेस्ट कर रहा है। इनकम टैक्स के अंदर अगर हम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन करें तो उसने 52 में से 34 मार्क्स के उसने न्यूमेरिकल टेस्ट किए। 2 फुल फ्लैज न्यूमेरिकल थे, एक न्यूमेरिकल उसमें था 12 मार्क्स का और दूसरा न्यूमेरिकल था उसमें 22 मार्क्स का। एक न्यूमेरिकल के अंदर अंदर उसने आपसे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करवाई और दूसरे क्वेश्चन के अंदर उसने एक खुद से टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की हुई थी और एग्जामिनर आपसे कहता है कि जी आप बताएं क्या ये टैक्स लाइबिलिटी अकॉर्डिंग टू रूल्स है या नहीं है। और जो इसके अंदर जो रेस्ट ऑफ द मार्क्स हैं वो किस में चले गए, अगर आप इसमें से बाकी नंबर देखें तो वो चले गए केस स्टडीज के अंदर। तो उसने अबाउट 65% मार्क्स उसने न्यूमेरिकल को दे दिए। सेल्स टैक्स में अगर आप देखें इस अटेम्प्ट में तो आपको नजर आएगा कि सेल्स टैक्स के अंदर उसने 19 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल और 19 मार्क्स के उसने क्या किया कि उसके अंदर उसने वो कर दिए, बना दिए 34, सॉरी ये इसके अंदर 32, उसने उसके अंदर केस स्टडी जो थे वो बना दिए। लास्ट अटेम्प्ट जो है एफईडी नॉर्मली वो 11 से 12 के ऊपर चलता है। ये देखिएगा इसकी परसेंटेज तो नहीं मैं कोई ख़राब कर रहा इसकी, मेरा ख्याल है कि परसेंटेज में इसमें कोई,
तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी में वो 12 नंबर का क्वेश्चन वो टेस्ट कर रहा है। सेल्स टैक्स के अंदर उसने हमें दो एरियाज उसने डिफाइन किए हुए हैं, एक है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और एक है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। बाज़ औक़ात वो क्या करता है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी का कुछ एरिया सेल्स टैक्स के साथ वो अटैच कर लेता है। तो यहाँ से हमें जो पहली चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि हमारे जो एग्जामिनर है अपनी ग्रिड्स को प्रॉपर फॉलो कर रहा है और हमने इसकी प्रिपरेशन भी ऐसे ही करनी है। अच्छा, अब इसके अंदर मेरा स्टाइल क्या होगा, पहले आप देखते हैं कि मैं आपको किस तरह से लेकर चलूँगा। इसके अंदर हमने एग्ज़ाम में इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। अच्छा जी, इसके अंदर जो हमारा स्टाइल है वो सबसे पहले हम पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे। टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एक्सक्लूसिवली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का इस वक्त जो है हमारे पास वो क्या वेटेज जो है वो चल रही है, उसको पहले नंबर पे उसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें सिस्टम से पहले हमारे जो टैक्स लॉज हैं उनको अंडरस्टैंड करना होगा कि पाकिस्तान में जो टैक्स लॉज है उसकी फ़िलॉसफी क्या है, टैक्स लॉज किस तरह से वो होते हैं, किन चीज़ों पर अप्लाई होते हैं। उसके बाद हम दूसरा स्टेप हमारे पास ये होगा टैक्सेशन सिस्टम का। टैक्सेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के बाद हम अपने जो कोर्स आउटलाइन है उसको टच करना शुरू करेंगे और उन एरियाज़ को लेकर हम चलेंगे। इसमें कोर्स के अंदर भी मेरे दो स्टाइल हैं, वो पहले से मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। इनकम टैक्स में हम पहले थ्योरी को डिस्कस करेंगे और उस थ्योरी की बेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल को टच करेंगे। जबकि सेल्स टैक्स के अंदर मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इसमें एक बेसिक ओवरव्यू देने के बाद सेल्स टैक्स का मैं फिर न्यूमेरिकल पे आता हूँ और फिर न्यूमेरिकल की मदद से मैं थ्योरी के ऊपर उसको टच करता हूँ। इसकी क्या वजह है ये जब मैं आपको करवाऊंगा सेल्स टैक्स के ऊपर तो फिर आपको उसकी समझ आएगी। अच्छा जी, ये अभी तक तो हमने देखा कि हमारे पास जो वेट आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है। इनकम टैक्स को अगर हम कुछ कम वेट भी दें तो 50% एग्जामिनर उसको टच कर रहा है। सेल्स टैक्स जो है वो 35%, फेडरल एक्साइज ड्यूटी अराउंड 10 to 15%, ये हमारे पास एक वेटेज जो आपको नजर आ रही है। अच्छा जी, अब जरा इन चीज़ों को देखने से पहले हमें एक चीज़ को कंफर्म करना होगा, वो क्या कि दुनिया में जो टैक्सेस हैं वो कैसे अप्लाई किए जाते हैं, हमें ये देखना होगा। अब दुनिया में और इंक्लूडिंग पाकिस्तान जहां पर भी टैक्सेस जो लगाए जाते हैं उसकी एक बेस होती है आपकी अर्निंग, कि आपकी अर्निंग क्या है, आप कैसे कमाते हैं, उसको लेकर कैसे चलते हैं। पूरी दुनिया में दो ही चीज़ें बिकती हैं, या तो वो गुड्स हैं या वो सर्विसेज है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरी सर्विसेज है, राइट। आप फर्नीचर का कारोबार करते हैं तो आप गुड्स को बेच रहे हैं। ये सबसे बड़ी बेस है। आप पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को देख लें, आप पाकिस्तान से बाहर के टैक्स सिस्टम को देख लें, ये आपको चीज़ समझ आएगी। अब ज़रा वन बाय वन हमारे जो 3 बेसिक लॉज हैं उनकी हम बेसिक फिलॉसफी को डिस्कस करते हैं। इसको ज़रूरत क्या पेश आई, इसको क्यों हमें जो टैक्स लॉज हैं उसकी कंस्ट्रक्शन को देखने की ज़रूरत क्या है, क्यों हमें कंस्ट्रक्शन को देखना है, सवाल ये पैदा होता है। सबसे पहली चीज़ कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो ओपन बुक है। ओपन बुक एग्ज़ाम के अंदर हमने इसको वो लेकर चलना है। अच्छा, ओपन बुक एग्ज़ाम के अंदर जब आप इसको चलेंगे तो अगर आपको यही नहीं पता कि मेरी जो स्पेसिफिक किताब है उसकी क्या बेस है, वो किस बेस के ऊपर ये बनी हुई है। नहीं जी, मैं किताब बनाने की कोशिश करता हूँ, बचपन में तो बहुत बनाते थे, तो शायद ये ठीक बन जाए। नहीं जी, ये जैसी भी है ज़रा इसको आप कबूल कीजिएगा। तो इस किताब के अंदर है क्या, इसके कंपोनेंट्स क्या है उसको अंडरस्टैंड करना, इसकी बेसिक क्या है उसको अंडरस्टैंड करना, ये सबसे पहले इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब से सबसे पहले है हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस
ये गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है और सर्विसेज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकम टैक्स के अंदर गुड्स का कोई अलग से पोर्शन है और सर्विसेज का कोई अलग से पोर्शन है? ये हमारा पहला सवाल। द आंसर इज नो। लॉ जो है वो साइमल्टेनियसली गुड्स और सर्विसेज को वो लेके चल रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि एक है हमारी फेडरल गवर्नमेंट और उसके अलावा हमारी क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ठीक, अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट ही टैक्स पाकिस्तान में लगा सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स नहीं लगा सकती? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी इजाजत दी है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके टैक्स लगा सकते हैं। अब अगला सवाल, क्या इनकम टैक्स जो है, ये जो हमारे पास इनकम टैक्स है, ये जो हमारे सिलेबस में है, ये किसने लगाया? वो है हमारी अथॉरिटी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। FBR इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी पाकिस्तान में जो है। इसका पुराना नाम अगर आप देखेंगे तो आपको CBR मिलेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब इन्होंने इसको फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कर दिया। तो एक तो चीज हमें ये कंफर्म हो गई। इसकी बेसिक्स क्या है? सबसे पहले तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हमारी गुड्स पाकिस्तान में अगर आप कुछ चीजें बेचते हैं उसके ऊपर भी है, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर भी है। तो सबसे पहले इसके थीम को अंडरस्टैंड करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में जो कैपिटल रिसीट्स हैं ये एग्जेम्प्ट है। कैपिटल रिसीट्स आर एग्जेम्प्ट बाय डिफॉल्ट। कैपिटल रिसीट्स के लिए लॉ में उसको एग्जेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल रिसीट से क्या मुराद है? जैसे मेरी कार है, मेरी पर्सनल कार, मैंने उसको बेच दिया, मेरा कारोबार नहीं है, मैं इसको अपने पर्सनल यूज में लेके आ रहा हूं, इस पे टैक्स नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो सवाल ये है कि फिर एग्जेम्प्ट कैसे हुई? क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है। इसका मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो कैपिटल रिसीट्स के ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं। चलें आगे चलते हैं। तो क्या सारी कैपिटल रिसीट्स पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है? द आंसर इज नो। अगर कैपिटल रिसीट्स के ऊपर लॉ ने टैक्स लगाना है तो उसको लिखना पड़ेगा। दोबारा सुनिएगा, कैपिटल रिसीट्स को टैक्स लगाने के लिए लॉ को उसके ऊपर लिखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वंस अपॉन अ टाइम बड़े अच्छे वक्त थे कि जब घर जो था वो एग्जेम्प्ट होता था। हाउस, जिसको हाउस कहते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग, हाउस की मैं बात कर रहा हूं। हाउस पे टैक्स नहीं होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या कर दिया? टैक्स लगा दिया। ऑल्दो कि अब उन्होंने कंडीशनली इसको एग्जेम्प्ट कर दिया हुआ, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर पहले टैक्स था। तो इस तरह की कैपिटल रिसीट्स कुछ ऐसी हैं जो हम जाके पढ़ेंगे कि वो टैक्सेबल्स हैं। उसके बाद जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स है, क्या हर रेवेन्यू रिसीट, अब रेवेन्यू रिसीट से क्या मुराद है? एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस वक्त, तो इसकी जो रेम्यूनरेशन है ये रेवेन्यू रिसीट्स है। एक साहब जो है वो चेयर्स का बिजनेस करते हैं, वो बेचते हैं, ये भी क्या है? टोटली टैक्सेबल है पाकिस्तान के अंदर। तो रेवेन्यू रिसीट्स को लिखने के लिए, टैक्स करने के लिए लिखना नहीं पड़ता, ये बाय डिफॉल्ट टैक्सेबल होती हैं। अगर पाकिस्तान में किसी रेवेन्यू रिसीट्स को एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं, उस पर टैक्स को नहीं अप्लाई करना, तो उसको लिखना पड़ेगा। अब जरा फर्क सुनिएगा, कैपिटल रिसीट्स को टैक्स करने के लिए लिखना पड़ेगा और रेवेन्यू रिसीट्स को एग्जेम्प्ट करने के लिए लिखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बेस है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की। ये पहली चीज आ गई। अब आते हैं जी इसके शेड्यूल्स। शेड्यूल्स क्या है? इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो ऑर्डिनेंस है इसके कंपोनेंट्स क्या है, इनकम टैक्स लॉज कौन कौन से जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल है। देखिए हमारे पास जो इनकम टैक्स लॉज हैं जो रिलेटेड, उसमें एक है हमारे पास
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और दूसरा इसमें है इनकम टैक्स रूल्स 2002। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा फर्दर क्लासिफाइड है प्रोविजंस के अंदर और शेड्यूल्स के अंदर, ये इसमें वो शामिल है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ऑर्डिनेंस में और रूल्स में फर्क क्या है। देखिए जो ऑर्डिनेंस है ना, बेसिक लॉ ये है, लेकिन ऑर्डिनेंस के अंदर अगर कहीं आपको जरूरत पड़े किसी चीज को एलेबोरेट करने की, एक्सप्लेन करने की, तो उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए रूल्स बना दिए जहां पर उसकी फर्दर एलेबोरेशन होती है। मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे मुसलमान जो है हम लोग क्या करते हैं हम कि हमें कुरान पाक में कहा गया कि आप नमाज पढ़ें, सलात, लेकिन नमाज कैसे पढ़े, ठीक, कितनी रखते होंगी, ठीक है, हाथ कहाँ बांधने हैं, खड़ा कैसे होना है, वजू कैसे करना है, वो सारी चीजें कहाँ हैं, सुन्नत के अंदर। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद ये जो ऑर्डिनेंस है 2001 में, एक ऑस्ट्रेलियन ने इसको रीडिजाइन किया था। पहले जो हमारा ऑर्डिनेंस था इट वाज 1979। हमें इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री का पता होना चाहिए, तो शायद उसने भी कभी ऐसे ही देखा हो। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि वो इंडिविजुअल, मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, जो पाकिस्तान में 120 डेज स्टे करेगा तो वो रेजिडेंट होगा। एक और भी चीज है वो बाद में बताऊंगा। अब ये डेज की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, क्या छुट्टियां शामिल की जाएंगी, क्या क्या इसमें शामिल किया जाएगा, क्या नहीं शामिल किया जाएगा, उसके लिए हमें रूल्स देखने पड़ेंगे। वहां बताया गया कि कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या मिनट्स के अकॉर्डिंगली होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, वो हमें यहां पर मिलेगा। इसी तरह सैलरी, वो तमाम अमाउंट्स जो आप अपने एम्प्लॉयर से लेंगे वो टैक्सेबल हैं, ये लॉ में लिखा हुआ है। कैसे टैक्स होंगी, कितनी अमाउंट ऐड होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए हमें रूल्स के अंदर जाना पड़ता है। तो पहली बेसिक चीज हमें ये बात समझ आ गई कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज द बेसिक लॉ। अब अगला सवाल, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में और हमारे पास जो रूल्स हैं इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? हो सकता है ना ऐसा कि ड्राफ्टिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो फिर हम किसको फॉलो करेंगे? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को फॉलो किया जाएगा। ये बेसिक है, ये पहले हमें समझनी है। हमें पहले लॉस की एप्लीकेशन देखनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब आते हैं प्रोविजंस के ऊपर और शेड्यूल्स के ऊपर। ये प्रोविजंस और शेड्यूल क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा। हमारा जो ऑर्डिनेंस है, जो बेसिक लॉ है, इट डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। जैसे किताब के चैप्टर होते हैं, इसी तरह ये भी चैप्टर्स में डिवाइड हुआ हुआ है। और अगर किसी चैप्टर में एक से ज्यादा इश्यूज डिस्कस हों तो फिर उस चैप्टर को क्या किया जाता है? पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है, इस तरह पार्ट 4। और ये अच्छा, यहां पर एक नया सवाल कि क्या हर चैप्टर के पार्ट्स होते हैं? द आंसर इज नो। ये पॉसिबल है किसी चैप्टर के अंदर एक ही इशू डिस्कस हुआ हो तो उसके फर्दर पार्ट्स नहीं बनाए जाएंगे, उसको अलग से डिस्कस नहीं किया जाएगा। मैं से जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर कोई इदारा है वो सिर्फ क्या कर रहा है? टैक्स ही पढ़ा रहा है, इसके अलावा कोई और नहीं सब्जेक्ट पढ़ा रहे, तो उसके पार्ट्स बनाने की जरूरत क्या है? उसकी क्लासेस बनाने की जरूरत क्या है? उसका तो एक ही मॉड्यूल है।
लेकिन अगर किसी इदारे के अंदर सीए भी करवाया जा रहा है, एसीसी भी करवाया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, हमें उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। सीए को अलग करना पड़ेगा, एसीसी को अलग करना पड़ेगा, उसकी फैकल्टी सारा कुछ करना पड़ेगा। अब सीए के अंदर हो सकता है आगे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, तो क्या करना पड़ेगा हमें, उस मॉड्यूल को हम कहेंगे ये एएफसी है, ये कैफ है, ये सीफैप है, ये एमएस है, इस तरह से करना पड़ेगा। अब एएफसी के अंदर आगे फिर क्लासिफिकेशन होगी, तो ये क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अगर पार्ट्स के अंदर कभी डिफरेंट इश्यूज डिस्कस हो, तो उस पार्ट को क्या किया जाता है, डिविजन्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है पार्ट्स को, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3 एंड सो ऑन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि उस डिवीजन, उसके पार्ट्स की कितनी डिवीजन जो है वो मौजूद है। उसके बाद आपके सेक्शंस शुरू होते हैं, ठीक। और सेक्शंस के फिर आगे सब सेक्शन, और सब सेक्शंस के आगे क्लॉजेस, क्लॉजेस की आगे सब क्लॉजेस। ये ओपन बुक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अच्छा, अगर कहीं ऐसा लिखा हो सॉरी, मैं एग्जांपल ले रहा हूं 51A2, अगर ऐसी कोई चीज लिखी हो तो इट मींस कि हमारा जो है ये सेक्शन है, ये इसका सब सेक्शन है, ये इसकी क्लॉज है और ये इसकी सब क्लॉज है। इसको पढ़ते उलट है, जब भी आप ऑर्डिनेंस को रीड करेंगे तो ऑर्डिनेंस में ऐसे नहीं लिखा होगा। वो कैसे लिखा होगा, ऑर्डिनेंस में लिखा होगा अकॉर्डिंग टू सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 2। मैं 2 वैसे लिख रहा हूं, लेकिन वहां पे हो सकता है TWO2 लिखा हो, ऑफ क्लॉज 2 ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50, ऐसे लिखा होगा, यानी लिखा उलट जाता है। इसी तरह अगर आपको कोई नोटिस मिलेगा तो ऐसे लिखा होगा 122(4)। इसको उर्फे आम में आप अपने आर्टिकल्स में लोग बोलते कैसे हैं, 122(4) का नोटिस आया हुआ है, 122(4) का नोटिस आ गया जी, 122(5)(a) का नोटिस आ गया, यार ये हमें नोटिस मिला हुआ है, तो इसको हमें पता होना चाहिए इसकी डिवीजन का। ठीक है जी, चलें। अब जरा इसकी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, जरा माइंड ना कीजिएगा कि सर बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट जो है वो उसका एक लेवल होता है ना, कितनी देर बाद आप लोग आए हैं, हो सकता है कि आपका टैक्स के साथ पाला ही ना पड़ा हो, तो हमें हर चीज को, उसकी फाउंडेशन को सीख के फिर ऊपर चढ़ना है। अंडरस्टैंड। मैं फिलहाल इसमें अज्यूम नहीं कर रहा कि आपको टैक्स आता है, मैं फिलहाल अपने आप को ही सुरमा समझ रहा हूँ टैक्स का कि यार मुझे टैक्स आता है माइंड ना कीजिए। तो इसके अंदर देखें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और टैक्स को सीखने के लिए, देखें अगर लिखा जाएगा ना, देख मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास एक सेक्शन है 12, उसका एक सब सेक्शन है 1, एक सब सेक्शन है 2, एक है 3, उसमें एक है उसकी क्लॉज A, B, C, ये सिचुएशन उसके अंदर मौजूद है। एक मिनट, अच्छा जी। तो ये फॉर एग्जांपल एक सेक्शन लिखा हुआ है मैंने आपके सामने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये इसकी क्लॉज A है, B है, C है, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है ये। अगर सब सेक्शन 2 में लिखा हो
सब्जेक्ट टू क्लॉज 1, और आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इससे मुराद होगी कि लॉ जो है वो इस सेक्शन की बात कर रहा है, इस सब सेक्शन की बात कर रहा है। आगे खामोश है ना, इट मींस इट इज टॉकिंग बिटवीन द सेक्शन, उसी के दौरान बात कर रहा है। लेकिन अगर उसने ये बात लिखी हो, सब्जेक्ट में ये फॉर एग्जांपल यहां लिखा हो सब्जेक्ट टू क्लॉज, इसको सॉरी लिखना चाहिए था सब सेक्शन, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 1, अगर ये लिखे सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 1 और ये बात कर रहा है सेक्शन 13 की, तो फिर इसको आगे लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13, फिर इसको पूरा रेफरेंस देना पड़ेगा। लेकिन अगर खामोश है तो इट मींस उसी की बात कर रहा है। चले एक और बात करते हैं, जैसे ये क्लॉज बी है, इसी तरह देखते हैं हमारे पास एक सब सेक्शन 4 है, उसकी क्लॉज ए बी और उसकी भी सी है। अगर तो बी के अंदर ए का रेफरेंस देना होगा तो सिर्फ इतना लिखना काफी होगा, क्लॉज ए। लेकिन अगर इस बी के अंदर इस ए क्लॉज का रेफरेंस देना होगा जो कि किसी और सब सेक्शन की है, तो उसके अंदर लिखा जाएगा क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 4। ठीक है, इसके आगे इसका मतलब ये इसी सेक्शन की एक सब क्लॉज है, कोई इशू तो नहीं? ठीक है जी, ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं कि हमें जो पढ़ने में आसानी होगी कि सेक्शन के अंदर रहते हुए कैसे लॉ काम करता है और सेक्शन से बाहर कैसे काम करता है। तो इसलिए ये ढूंढना नहीं पड़ना, आपने ढूंढने नहीं बैठ जाना कि यार ये कह रहा है क्लॉज ए, तो किस क्लॉज ए की बात कर रहा है। तो उससे पता चल रहा है कि उसी के अंदर मौजूद है, उससे बाहर नहीं जा रहा। अगर उससे उस सेक्शन के अंदर है लेकिन उसी सब सेक्शन की बात कर रहा है, तो फिर वो आगे सेक्शन ही लिखेगा। तो ये इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क का हमें पता होना चाहिए। ये तो था हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की एक, मैंने आपको तमहीद बांधी इसके ऊपर ताकि आपको इसका बेसिक का अंदाजा होना चाहिए। ये आ गया जी हमारे पास, ये माजर जरा मैं उल्टा लिख रहा हूँ क्योंकि खड़ा में जरा उल्टा हूँ। ठीक है आपसे, अब आते हैं शेड्यूल्स के ऊपर। देखें शेड्यूल्स क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि शेड्यूल्स क्यों बनाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, फॉर स्पेशल बिजनेसेस। आप जब किसी स्पेशल बिजनेस की बात करते हैं, किसी स्पेशल काम के ऊपर बात करते हैं, तो फिर आपको शेड्यूल बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे नोट्स बनाते हैं, आप तो बनाते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके लिए नोट लिखते हैं ताकि इसके फ्रंट के ऊपर ज्यादा मेस क्रिएट ना हो, बाकी चीजें आप वहां चेंज कर लें। इसी तरह जो ऑर्डिनेंस है इसके अंदर कुछ शेड्यूल्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपको टैक्स रेट्स मिलेंगे। कौन से टैक्स रेट्स? हमारे पास टैक्स रेट्स दो तरह के होते हैं। एक टैक्स रेट्स होते हैं टैक्स लाइबिलिटी के, ये हर चीज आपने ध्यान से सुननी है, टैक्स लाइबिलिटी के। और टैक्स लाइबिलिटी के जो रेट्स होते हैं वो ईयर एंड पे कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, खुल गया भाई। ये आपका जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके बाद कैलकुलेट किए जाएंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेशक आपको पता है लेकिन आपको लोकेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम के अंदर आपके पास इतना ही टाइम होगा कि आप डायरेक्ट वहां पर पहुंचेंगे, ये चीज फलां पड़ी हुई है।
इसलिए लोकेशन आपको समझा रहा हूं मैं। टैक्स लाइबिलिटी में दूसरे हैं हमारे पास जो हम ड्यूरिंग द ईयर पे करते हैं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे करते हैं, उनको हम बोलते हैं एडवांस टैक्स। तो इसलिए आपके फर्स्ट शेड्यूल में दो तरह के आपको टैक्स रेट्स मिलेंगे। अगर इसका पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 1 के अंदर आपको टैक्स लाइबिलिटी के रेट मिलेंगे, पार्ट 2, 3 के अंदर आपको विदहोल्डिंग टैक्स के रेट्स मिलेंगे। आगे एडवांस टैक्स भी दो तरह का होता है हमारे पास, एक होता है डिडक्शन ऑफ टैक्स और एक होता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ टैक्स। ठीक है, एक है जी डिडक्शन ऑफ टैक्स और एक है कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसमें फर्क क्या है? ये है दोनों एडवांस टैक्स ही, दीज आर मोड्स। डिडक्शन मींस कि आपको जब पैसे मिले तो उसमें से कुछ चीज कट जाए, उसको डिडक्ट कहते हैं करना। जैसे किसी साहब को सैलरी मिली 100 रुपया, तो उसके एम्प्लॉयर ने 10 रुपए काट लिए, उसको 90 रुपीज पे कर दिए, तो इसको कहेंगे डिडक्शन। कलेक्शन क्या होती है? जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 100 रुपए का और उसमें 10 रुपए लगे हुए, आपने बैंक में जाके 110 रुपए जमा करवाए, तो ये 10 रुपए क्या चीज है? ये कलेक्शन है। ये सिर्फ मोड है, सिर्फ लोगों से पैसा लेने के तरीकेकार हैं। किसी को पेमेंट करो तो टैक्स काट लो, किसी से पैसे लो तो टैक्स भी साथ ले लो। ये एक बेसिक मोडालिटी है। दिस इज नॉट ओनली वर्किंग इन पाकिस्तान, रादर दिस इज ऑल्सो वर्किंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैंने अपनी पीएचडी के दौरान ये डिफरेंट टैक्स सिस्टम्स को डिस्कस किया है, उसको मैंने पढ़ा हुआ है। उसके अंदर भी ऐसी ही चीजें वो चल रही हैं उनके अंदर भी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप सेकंड शेड्यूल में जाएंगे तो वहां पर आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगी। कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है वो आपको मिलेंगी। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? अभी तक हम जो है वो सिर्फ ये चीजें पढ़ रहे हैं कि ऑर्डिनेंस है क्या। इसमें हमने अभी ये बात डिस्कस की कि हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है उसके अंदर एक चीज है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और एक है इनकम टैक्स रूल्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बेसिक लॉ मौजूद है और इनकम टैक्स रूल्स में क्या चीज है? उसकी एक्सप्लेनेशन मौजूद है। अब हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को स्टार्ट किया कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के दो हिस्से हैं, एक है प्रोविजंस और दूसरे हैं शेड्यूल्स। पहले हमने प्रोविजंस को डिस्कस किया कि प्रोविजंस हमारा जो बेसिक ऑर्डिनेंस है इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैप्टर्स। अगर कहीं एक से ज्यादा इश्यूज डिस्कस हो तो उस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और अगर पार्ट्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन हो तो उसको डिविजन्स बोलते हैं। फिर उसके बाद सेक्शंस आते हैं और सेक्शन के सब सेक्शन, क्लॉजेज, सब क्लॉजेज, उसकी मोडालिटीज को हमने डिस्कस किया अभी। अब हमारे शेड्यूल्स के ऊपर मैं बेसिक कुछ शेड्यूल्स का इंट्रोडक्शन दूंगा, सबका जो है हम उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। एग्जेम्पशंस हैं, ये किस किस तरह की एग्जेम्पशंस हैं? अच्छा, एक स्टूडेंट यहाँ पर जो गलती करता है आई कैप के अंदर, वो क्या करता है? वो एग्जेम्पशन और एक्सेप्शन को इकट्ठा सुन लेता है। वो ये आपने इंटरचेंजेबली वर्ड इस्तेमाल नहीं करने। एग्जाम के आपको थ्रू आउट सिलेबस में मैं आपको ये चीजें भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी गलती नहीं करनी। एग्जेम्पशंस का लफ्ज आपको प्योरली नॉर्मली जब मिलेगा वो इनकम के साथ मिलेगा, और एक्सेप्शन हम नॉर्मली कहते हैं उसके उलट को। अगर कोई नेगेटिव बात की जा रही है तो आप पॉजिटिव बताएं, और अगर पॉजिटिव बात की जा रही है तो उसकी नेगेटिव बात बताएं। ये एक्सेप्शंस होती हैं, इसलिए आपने इसको इंटरचेंजेबली वर्ड को यूज नहीं करना। ये हो गया। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसके थर्ड शेड्यूल में जाएं तो वहां हमें डिप्रिसिएशन मिलेंगी,
कि डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करनी है और ब्ला ब्ला, इंश्योरेंस के शेड्यूल्स आ जाएंगे और बाकी चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। अच्छा, अब इसमें देखिएगा इसकी एक और मजीद कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर अगर आपने किसी रेवेन्यू रिसीट को एग्जेम्प्ट करना है तो आप इसको सेकंड शेड्यूल में लिख दें। एग्जेम्प्ट करने के लिए पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल में लिख दें, बस इतना लिखना ही काफी है। इफ समथिंग इज रिटन इन द पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल इट मींस इट इज एग्जेम्प्ट। और इसके अंदर कैपिटल रिसीट को लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कैपिटल रिसीट्स बाय डिफॉल्ट एग्जेम्प्ट होती है, राइट। तो ये था जी हमारा इसका पहली जो चीज हमारे पास थी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमारा जो है उसके निटिगिटीज मैंने थोड़ी सी आपसे डिस्कस की ताकि हमें पहले शऊर हो कि हम पढ़ने का जा रहे हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है हमारा ये गुड्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है और सर्विसेज के ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसके शेड्यूल्स हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। इब्राहिम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज आपकी। जी, आई अज्यूम देयर इज नो क्वेश्चन, ऐसा ही है? जी सर। चलो आगे चलते हैं। सेकंड हमारा जो लॉ है वो है सेल्स टैक्स। अराउंड 30 to 35 मार्क्स हमें हर साल इसके मिलते हैं। सेल्स टैक्स भी गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, लेकिन ये इनकम टैक्स की तरह नहीं है। ये कैसा है कि इसमें हमारे पास जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसको वो करता है। यानी आप जितना भी गुड्स के ऊपर आपने चीज परचेज की, टैक्स दिया, किसको जाएगा? एफबीआर को। ये लैपटॉप है मैं यूज कर रहा हूं, अगर आपने इसके ऊपर टैक्स दिया तो किसको जाएगा? एफबीआर को। आपने कपड़े परचेज किए, टैक्स किसको जा रहा है? एफबीआर को, अकॉर्डिंग टू सेल्स टैक्स एक्ट 1990। बेसिकली अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें ना तो इसकी हिस्ट्री के अंदर आपको पता चलेगा कि ये जो सेल्स टैक्स है या टैक्स ऑन गुड्स जिसको जस्ट कहा जाता है, अगर आप बाकी कोई और कानून को देखेंगे तो वहां पर सेल्स टैक्स का टिपिकली वर्ड नहीं यूज होता। वहां पर वो अगर आप देखेंगे नेट के ऊपर टैक्स ऑन गुड्स तो आपको सेल्स टैक्स ही मिलेगा आगे। तो ये असल में प्रोविंसेस का हिस्सा था जिसके ऊपर आप कहेंगे गासबाना कब्जा कर लिया गया किसने? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। और इससे पहले जो गुड्स और सर्विसेज सारे का सारा टैक्स एफबीआर के पास ही जाता था, लेकिन फिर इसके ऊपर बहस मुबाहिसा हुआ, काम शुरू हुआ। अब जो सर्विसेज का टैक्स है वो किसके पास जा रहा है? प्रोविंसेस के पास। जैसे आप देखें पाकिस्तान को कब बना? 1947 में। तो हमारा पंजाब का जो है पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 2012 आपको नजर आ रहा है। अब इसकी मोडेलिटी को सुनते हैं कि इसकी मोडेलिटी क्या है, मॉडल क्या है। देखें, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और हमारा जो इनकम टैक्स है इसका मॉडल सेम है। क्या मॉडल है? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो सेकंड शेड्यूल में लिख दी जाएंगी फर्स्ट पार्ट में वो एग्जेम्प्ट है, और वो गुड्स जो यहां पर सिक्स शेड्यूल में लिख दी जाएंगी वो एग्जेम्प्ट है। और एग्जाम के लिए ये दोनों शेड्यूल हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों शेड्यूल, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक कोई आई कैप का पेपर बना हो फाइनल का और उसने इन शेड्यूल को टच ना किया। यानी इतने इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं ये दोनों ही, ठीक है। जाहिर बात है कि एक आसानी तो हमें ये मिल गई कि अब याद नहीं करना, अब इसको याद नहीं करना लेकिन रीड करना है कि कौन कौन सी आइटम्स इसमें एग्जेम्प्ट है। अगर अच्छा, अब सवाल ये है, अगर ये किसी से पूछा जाए कि जनाब ये जो लैपटॉप है
ये सेल्स टैक्स इस पे एप्लीकेबल है या नहीं, यस और नो। इसका एक ही आंसर है, क्या इसको 6 शेड्यूल में लिखा गया विदाउट कंडीशन? इफ द आंसर इज यस, अगर इसको छठे शेड्यूल में लिख दिया गया तो इस पर टैक्स नहीं है, और अगर इसको वहां नहीं लिखा गया तो ये टैक्सेबल है। यानी यहां पर भी लॉ ये नहीं बता रहा कि कौन कौन सी चीजें टैक्सेबल है, ये नहीं बता रहा कि कौन कौन सी है। वो क्या बता रहा है, वो नेगेटिव लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। वो कहता है ये चीजें टैक्सेबल नहीं है, इसके अलावा कोई भी चीज आप बना लें, आप चेयर्स बना लें, आप सोफा बना लें, आपको एग्जेम्प्ट करने के लिए छठे शेड्यूल में लिखना पड़ेगा उसे, ये चीज है, राइट। अच्छा जी, अब एक तो हो गया छठा शेड्यूल। इसके अलावा पहले जो सेल्स टैक्स था, अच्छा कभी आपने ये वाला लफ्ज नहीं देखा होगा, GIT, कभी देखा आपने, जनरल इनकम टैक्स? नहीं देख, लेकिन आप GST जरूर देखते हैं, जनरल सेल्स टैक्स। तो भाई इसको क्या तकलीफ है, इसको क्यों नहीं लिख सकते हम जनरल? उसकी एक वजह है, जो आपका सेल्स टैक्स है ये जनरल है। जैसे हम कहते हैं कि GST एट द रेट ऑफ 17% इज एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल AOP, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन अब मेरे ख्याल में इसको GST नहीं कहना चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन मेरी अपनी राय है, आप भी बेशक इससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मेरी अपनी एक राय है कि मैं कहता हूं कि अब इसको GST नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए, सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्या मैं लॉ मैन्युफैक्चरर हूं? द आंसर इज नो। इसलिए नहीं लिखना चाहिए कि अब इन्होंने इस 6 शेड्यूल के साथ एक 8th शेड्यूल भी दे दिया रिड्यूस रेट का। वो आइटम्स जिनके ऊपर टैक्सेबल हैं, लेकिन टैक्स 17% जो हमारा जनरल है उससे कम लगाना था, उसको 8वें शेड्यूल में डाल दिया। इट मीन्स वेन एवर यू विल सी द वर्ड इन द एग्जाम 8th शेड्यूल, तो फौरन आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए इसके ऊपर टैक्स 17% नहीं है, ये किसी लोअर रेट की बात कर रहा है। उसमें 5% भी हो सकता है, 7.5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 12% भी, लेकिन 17% नहीं है टैक्सेबल, है वो टैक्सेबल, लेकिन वो नॉर्मल में शामिल नहीं है। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा जी, इसके साथ अब आ जाते हैं फिक्स टैक्स। क्या सेल्स टैक्स फिक्स टैक्स भी है? बिल्कुल है। जैसे आप 9th शेड्यूल की बात करें तो उसमें ये आज की जो टेक्नोलॉजी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, सिम और सेल फोन, दो चीजें हमारे पास हैं जी, सिम एंड सेल फोन। तो इसके ऊपर लॉ ने फिक्स टैक्स लगा दिया हुआ है। जैसे अगर आप इसमें देखें तो सिम की एक्टिवेशन के ऊपर 250 पे करना पड़ेंगे सेलुलर कंपनी को, और जो सेल फोन है ये 135 से रेंज करता है 9,270 रुपये के ऊपर। कि अगर आप मोबाइल जो है वो अगर इंपोर्ट करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी, तो तकरीबन कुछ 4,500 या 5,000 रुपये के करीब, यानी $30 जो है, अगर उसकी मालियत $30 है तो आपको ये पे करना है। एनी हो, फिक्स टैक्स भी है। इसी तरह उन्होंने 10th शेड्यूल भी दे दिया, ब्रिक्स के ऊपर फिक्स लगा दिया। अच्छा, ये एक तस्वीर देखिएगा, मैंने आपको अपने नोट्स में शुरू में एक तस्वीर दी हुई है। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे। थर्स्टी क्रो आपने स्टोरी पढ़ी होगी, नंबर भी लाजमी लिए होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई बच्चा एंटर कर ले और उसने कभी थर्स्टी क्रो की स्टोरी लिखी ना हो, कभी पेपर भी ना आई हो, ऐसा नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। हर बच्चा जो है पाकिस्तान में, उसकी तालीम जो है वो कंप्लीट ही नहीं समझी जाती जो प्यासे कौवे की कहानी नहीं पढ़ता।
ये बड़ी लाजमी स्टोरी होती है, ये पता नहीं हमारे लिए कोई कुरान का दर्जा रखती है या क्या चीज है, ये बड़ी लाजमी है। तो चूंकि कमिश्नर ने भी यही स्टोरी पढ़ी हुई है, एफबीआर के चेयरमैन ने भी यही पढ़ी है, तो हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो सारा बेस ही इस पे करता है। देखें, ये कमिश्नर कौन है, ये एफबीआर कौन है, ये ऊपर, और अवाम कहाँ है, ये छोटी छोटी अवाम पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला ये है कि एफबीआर प्यासी है और इसको कोई पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये पत्थर डालता है, ये कमिश्नर क्या करता है, इसमें पत्थर डालता है मजीद, तो फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, एक बहुत बड़ा पत्थर जो था वो हमारे वो साहब डाल गए हुए इसके अंदर, क्या नाम है उनका, इसहाक डार साहब, जिन्होंने पीछे बीबीसी में इंटरव्यू भी दिया, उनका बड़ा मशहूर हुआ इंटरव्यू। उन्होंने एक पत्थर इसमें डाला हुआ है एटीएल का, फाइलर नॉन फाइलर का, उससे काफी पानी अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ गया हुआ है काफी। तो ये बात याद रखें कि जितनी भी प्रोविजंस बनाई जाती हैं उसकी बैक एंड के ऊपर एक ही फिलॉसफी होती है, टू इंक्रीज द टैक्स नेट, टैक्स नेट को इंक्रीज करना एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके लिए आए दिन कोई ना कोई चेंज, आए दिन कोई ना कोई एसआरओ, आए दिन कोई ना कोई चीज जो है वो ली जाती है। तो ये बेसिक फिलॉसफी तकरीबन हर लॉ की ये एक बेसिक फिलॉसफी है। अब जरा देखिएगा उसके ऊपर जरा बात करें। अब देखें ना, अच्छा भला सेल्स टैक्स लगा हुआ था, पहले तो सेल्स टैक्स देता ही कोई नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके बाद जरा परवेज मुशर्रफ ने आके थोड़ा सा जोर जोर लगाया, तो लोगों ने उन्होंने कहा बाय हुक एंड क्रुक यू हैव टू पे टैक्सेस इन पाकिस्तान, भाई आपको सेल्स टैक्स लगा दिया। फिर उन्होंने थोड़ी सी नरमी की, 8 शेड्यूल भी लगा दिया, अच्छा यार थोड़ा ही सही, चलो कम से कम 2 तो सही ना। फिर उन्होंने क्या, सिम के ऊपर फिक्स लगा दिया। अब ये जो बट्टा खश्त वाले होते हैं इनको काबू करना बड़ा मसला होता है। ये एक मैं थर्ड शेड्यूल की भी आपको बाद में एग्जांपल दूंगा, ये थर्ड शेड्यूल की इंपॉर्टेंस क्या है सेल्स टैक्स में। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ फिलहाल आपको। उन्होंने इनको कहा कि भाईजान आप जो है वो ईंट 1 बनाए, आप ईंट जो है वो 1 लाख बनाए, आप 5 करोड़ बनाए, आप हमें फिक्स आपकी बड़ी मेहरबानी टैक्स पहुंचा दिया करें, हमारी तरफ से आप आजाद हैं। इन चीजों को रजीम कहते हैं, क्या कहते हैं, इनकम टैक्स, ये रजीम्स, टैक्स रजीम्स, ये लफ्ज बड़ा यूज होगा आगे। ये रजीम क्या होती है, रजीम तरीकेकार को बोलते हैं। एक तरीकेकार है कि हर वो शख्स जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो सर्विसेज की जो भी अमाउंट हो वो 10% टैक्स दे दे। ये रजीम का एक तरीकेकार है कि आप उसके ऊपर 10,000 रुपया टैक्स दे दे, बात खत्म, 1 लाख रुपया। एक मेरा डिस्क्लेमर है कैलकुलेशंस के ऊपर, मैं कैलकुलेटर नहीं हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मेरी कैलकुलेशन के साथ आपको थोड़ा सा इशू रहेगा। वो मैं इशू अभी आपको बता देता हूँ कि देखें 2+2 जो है ये 5 भी हो सकता है, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो इसलिए ये आपको ख्याल करना है कि आपके पेपर में इसको 4 ही करना है। बहरहाल, अच्छा एक रजीम और भी है, आपने टोल प्लाजा देखे होंगे, वहां पर जो भी गुजरा है उसको टैक्स दे रहा है। अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं एक और भी रजीम दे सकता हूं, मैं उनको कह सकता हूं जी आप आजम क्लॉथ मार्केट को बेच दें, आप मैकलियोर रोड को बेच दें, आजम क्लॉथ मार्केट को कहें कि जनाब कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, सारी मार्केट मिलके हमें 25 अरब रुपया टैक्स दे दें। ये आप 10 रुपए किसी से इकट्ठे करें, 40 ही करें, हम आपसे नहीं पूछेंगे, आप अरबों का कारोबार करें, हमें कोई परसेंटेज नहीं, इसको कहते हैं फिक्स टैक्स लगा देना। तो इसलिए टैक्स की फिलॉसफी को ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि ये रजीम क्या चल रही है यहाँ पे, ये किस रजीम, कैसे टैक्स लगाया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रजीम कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट के दिमाग में कोई भी चीज बैठ सकती है, वो परसेंटेज के ऊपर भी बैठ सकती है, वो फिक्स भी कोई लगा सकती है, राइट, एड वैलोरम लगा दे, फिक्स लगा दे, पर यूनिट लगा दे वो,
पर डे लगा दे, वो कुछ भी लगा सकती है। तो इसलिए रजीम्स को अंडरस्टैंड करना वो जरूरी होता है। ले जी, ब्रेक से पहले, नमाज की ब्रेक से पहले जरा एक चीज और भी समझ लें, सर्विसेज के ऊपर कैसे टैक्स लगा हुआ है। ये सर्विसेज के ऊपर जो टैक्स है ना पंजाब में लगा हुआ जो है, ये डिफरेंट है गुड्स से। जो हमारी गुड्स हैं उसके ऊपर कैसे टैक्स लगाया गया कि तमाम गुड्स पाकिस्तान में टैक्सेबल हैं एक्सेप्ट जो छठे शेड्यूल में लिखी गई। अच्छा, सर्विसेज में ऐसा नहीं है, सर्विसेज में उलट है। उन्होंने कहा वो तमाम सर्विसेज टैक्सेबल हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखी जाएंगी। इसका मतलब अगर किसी सर्विस को एग्जेम्प्ट करना है तो आप उसको फर्स्ट शेड्यूल से निकाल दें। ये डिफरेंट है, ये पहले दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है। यानी अगर आप पंजाब सेल्स टैक्स का फर्स्ट शेड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ टैक्सेबल सर्विसेज हैं। अगर कोई सर्विस उसमें नहीं लिखी तो इट मींस वो एग्जेम्प्ट है। ठीक हो गया। सेकंड शेड्यूल इसमें जो है उसमें क्या है कि कुछ आइटम जो है उन्होंने क्या किया, उसी की बल्कि बहुत सारी आइटम सेकंड शेड्यूल में जाके उसके रेट्स भी लिख दिए। आगे चलते हैं। अब आ गया जी एफईडी। अब जब फेडरल गवर्नमेंट को ये पता चला कि भाई गुड्स का जो टैक्स है वो तो निकाल दिया गया है, हमसे छीन के, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता ये ले जाए हमारे पास प्रोविंसेस, सर्विसेज का तो वो ले ही गए हैं, तो उन्होंने इसका एक और नाम रख दिया सेल्स टैक्स का, उसका नाम रख दिया फेडरल एक्साइज ड्यूटी। उन्हें कहा जी ये सेल्स टैक्स नहीं है, ये है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, अब कर लो जो करना है, नाम ही चेंज कर दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मियाँ साहब को कोई पकड़ने जाए कि जनाब मियाँ साहब आप जो है वो पाकिस्तान में तशरीफ लाएं, और मियाँ साहब को मैं तो मियाँ साहब हूँ ही नहीं, मैं तो इमरान खान हूँ। तो बिल्कुल उन्होंने क्या किया कि सेल्स टैक्स का नाम ही चेंज कर दिया, तो इसका नाम रख दिया फेडरल एक्साइज ड्यूटी, और गुड्स और सर्विसेज पे लगा दिया पकड़ के। जब इन्होंने ये लगाया तो प्रोविंसेस ने फिर चीखें मारी। उन्हें कहा ये क्या कर रहे हो भाई, इनके ऊपर तो हम भी टैक्स लगा चुके हुए हैं, तुमने फिर टैक्स लगा दिया इसके ऊपर। उन्होंने कहा अच्छा लड़ाई खत्म करें, ऐसा करते हैं वो तमाम सर्विसेज जिन पे तुम टैक्स लगा दोगे मेरा टैक्स उस पर नहीं माना जाएगा। ये एग्जाम में आ चुकी हुई है बात, ये आई क्या पेपर में टेस्ट हुआ हुआ है, ये पास पेपर में उसने पूछा हुआ है कि भी ये दोनों में क्या चीज है, इसकी फिलॉसफी बयान करें। अंडरस्टैंड? तो उन्होंने कहा अच्छा भाई आप मुझे लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी। उन्होंने कहा ये जो सर्विसेज है ना प्लीज इनका टैक्स हम ही लेंगे, ये जो है बेशक इसका मतलब प्रोविंसेस इसके ऊपर टैक्स लगा भी दें, जैसे पंजाब ने लगाया हुआ है ना। पंजाब में आप देखें कि पंजाब ने इसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर प्रोविंसेस इस पे टैक्स लगा भी दे हमने फिर भी टैक्स लेना ही लेना। तो इसका मतलब हमें लॉ को पढ़ते हुए अब ये एहतियात करनी पड़ेगी कि वो कौन से ऐसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जो सर्विसेज के ऊपर लगी हुई है और सूबे भी उस पर लगा चुके, उसको छोड़ देंगे मास वाए इनके, ये जो मैंने नीचे नोट्स में लिखा हुआ है। बाकी सारे क्या होंगे उसमें एक छोड़ देंगे, अब उस पर एफईडी कैलकुलेट नहीं की जाएगी। अच्छा, अब आते हैं गुड्स के ऊपर। जो एफईडी का स्टाइल है ना वो वही है जो सर्विसेज का है, ये बात ज़हन में रखनी है। यहां पर ये नहीं कहा गया कि वो तमाम गुड्स टैक्सेबल है एक्सेप्ट, नहीं, यहां एक लिस्ट दे दी गई, 3 शेड्यूल बनाए गए, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल, 3 शेड्यूल उसमें दे दिए गए। उन्होंने कहा सिर्फ वही गुड्स टैक्सेबल है जो फर्स्ट शेड्यूल में है, वही सर्विसेज टैक्सेबल है जो फर्स्ट शेड्यूल में है, और हर शेड्यूल के उन्होंने क्या किया 2 टेबल दे दिए। जैसे फर्स्ट शेड्यूल का टेबल 1 अगर देखेंगे तो वो गुड्स के ऊपर होगा, अगर इसका टेबल 2 देखेंगे आप तो वो सर्विसेज के ऊपर होगा। सेकंड शेड्यूल का टेबल अगर आप 1 देखेंगे तो वो गुड्स के ऊपर होगा। तो इसी तरह हर शेड्यूल के 2 टेबल हैं, टेबल 1 टेबल 2, टेबल 1 गुड्स का, टेबल 2 सर्विसेज का। सेकंड शेड्यूल का टेबल 1 गुड्स का, टेबल 2 सर्विसेज का। थर्ड शेड्यूल टेबल 1
गुड्स का और टेबल 2 सर्विसेज का। ये इस तरह से होगा। अब आप मेरे से ये सवाल पूछ सकते थे कि सर ये आपने कहा कि वही चीज़ें जो हैं वो टैक्सेबल होंगी जो फर्स्ट शेड्यूल में हैं, बाकी सारी एग्जेम्प्ट हैं, तो यहाँ तो एग्जेम्पशन का भी पड़ा हुआ है, ये क्या इशू है? इसको ब्रेक के बाद इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। अहमद बिलाल, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, ये चैट बॉक्स में काफी मैसेजेस आ रहे हैं, तो अच्छा जी, इफ यू कैन सी प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं चैट बॉक्स में चला जाऊँ, एक मिनट मुझे देखिएगा, मैं चैट बॉक्स में जाना कैसे है। हाँ इमरान साहब, ये देखिएगा चैट बॉक्स मुझे नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। सर ये हमारी स्क्रीन में ना मोर का ऑप्शन है, उसमें चैट का बॉक्स है। आई थिंक, आई डोंट नो कि आपकी स्क्रीन में ऑप्शन ये किधर है। मोर का ऑप्शन है सर। नोट की इसमें नहीं सर, मोर का ऑप्शन है, मोर का तो ऑप्शन, इसमें ये मेरा जी ना जी इस ये मल्टीमीडिया इसके साथ अटैच हुआ है, तो शायद उस वजह से मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई सर सेटिंग्स। इट माइट बी पॉसिबल, पर आप इधर पे क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं तो मेरे से वो आप रेज कर, वो जरा पढ़ दें मुझे, मैं उसका आंसर जी रिप्लाई कर देता हूँ। जी सर, मैं पढ़ देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम जाहिद मलिक। सर फिर इनलैंड के केस में एफईडी और प्रोविंस दोनों में टैक्स देना पड़ेगा? इनलैंड में और इनलैंड के केस में एफईडी और प्रोविंस दोनों में टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, इनकम टैक्स अगर किसी चीज़ के ऊपर इनकम टैक्स भी है और उसके ऊपर एफईडी भी लगी है तो फिर दोनों देने पड़ेंगे हमें। और सर सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम राशिद अब्बास। सर इज देयर एनी डबल टैक्सेशन? जी, डबल प्रोविंशियल। टैक्सेशन पाकिस्तान में है। जैसे गुड्स के ऊपर है, आप गुड्स बेचते हैं उसके ऊपर आप इनकम टैक्स भी पे करते हैं, सेल्स टैक्स भी आप पे करते हैं। इसी तरह जब आप चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट के टाइम के ऊपर आप कस्टम ड्यूटी भी देते हैं। बाद चीज़ों के ऊपर एफईडी भी है, सेल्स टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है उसके ऊपर। तो ठीक है। टैक्सेशन तो हो रही है पाकिस्तान में, टैक्स ऑन टैक्स भी आप पे कर रहे हैं। इवन दो कि सम परसेंटेजेस जो है वो तो आपकी टैक्स को शामिल करने के बाद ऐड की जाती है उसके ऊपर। जैसे आपका इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, आप जब चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो उसमें पहले कस्टम ड्यूटी को ऐड किया जाता है, उसके बाद उस पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है। अब डबल टैक्सेशन भी हो रही है, टैक्स ऑन टैक्स भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। यानी 100 की चीज़ है, उसमें आपने 20 रुपए कस्टम ड्यूटी ऐड कर दी, 120 हो गया, उस 120 का 17% आप दे रहे हैं। हालांकि उसमें 20% तो आपकी गुड्स नहीं है, लेकिन ये है उसके अंदर, अब क्या किया जा सकता है अच्छा सर, ये। बुक्स और नोट्स का काफी पूछ रहे हैं कि सर बुक कौन सी यूज करें और सिलेबस स्केड्यूल शेयर कर दें। ये काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो डिस्कस करता हूँ। बुक्स का और नोट्स का पूछ रहे हैं कि बुक्स कौन सी यूज होंगी और नोट्स कौन से वो यूज होंगे। मैं जी जी आपको गाइड कर देता हूँ उसमें। जी सर। उस एंड व्हेन विल योर नोट्स अवेलेबल ऑन वेबसाइट? मैंने आपको ये इसका एक मिनट, ज़रा एग्ज़ाम के बारे में, यानी अब स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम के बारे में, यानी स्टडी मटेरियल के बारे में पूछ रहे हैं ना, ज़रा उसके ऊपर पहले हम ज़रा बात कर लें। देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट है ना, वो तो हमारे पास है ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स एक्ट, ठीक है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट जो है, ये हमारे पास, ये तो टेक्स्ट है। इसको कैटर कैसे करना है? सबसे पहले तो हमारी जो किताब है, मैं जो किताब पढ़ाता हूँ वो खालिद पेटी वाला की पढ़ाता हूँ।
सिलेबस हमारा यही है जो हमें लॉ ने कहा हुआ है, लेकिन उस सिलेबस के अंदर अगर आप ये देखें कि हमारा जो एग्जाम है अभी तक तकरीबन 80% ऐसे ही चल रहा है जैसे ये ओपन बुक नहीं है। मैं 80% से मुराद यानी मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने कोई कैलकुलेशन की है इसकी 80% की। तो ऐसे ही है जैसे कि अभी भी ये ओपन बुक नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट ये समझेगा कि जनाब मैंने ऑर्डिनेंस खोला हुआ है तो मुझे उसमें हेल्प मिलेगी, तो ये बात ठीक नहीं होगी। हमें अभी भी चीज़ों को ऐसे ही लेकर चलना पड़ेगा कि जैसे हमारा एग्ज़ाम जो है वो ओपन बुक नहीं है। पहली बात तो ये है। तो ये हेल्प हमें कहाँ से मिलेगी? उसके लिए मैं खालिद साहब के जो नोट्स हैं उसको मैं प्रेफर करता हूँ। उनकी जो किताब है वो तीनों एरिया के ऊपर भी है, इनकम टैक्स के ऊपर भी है, सेल्स टैक्स के ऊपर भी है और एफईडी के ऊपर भी है। दूसरी वजह यह है कि खालिद साहब का जो स्टाइल है ऑर्डिनेंस को रीड करने का वो बड़ा अच्छा है। वो चीज़ों को बहुत डिटेल में जाके उसकी निटी गिटी बड़ी जो है ना वो चेक करते हैं कि क्या इसकी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है या नहीं आ रही। एक चीज़ तो ये है। अब इसके अंदर जो अगली चीज़ है, इमरान साहब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी? नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है मेरे नोट्स। असल में मेरे नोट्स जो है ना, दीज आर हेल्पिंग मटेरियल फॉर ऑर्डिनेंस एंड खालिद साहब के जो नोट्स हैं उसके ऊपर है। खालिद साहब का एक अपना स्टाइल है वो पढ़ाने का, उस तरीके से वो काम करते हैं। ऑर्डिनेंस एक अपने स्टाइल से लिखा हुआ है, लेकिन मेरा जो स्टाइल है वो मैं चीज़ों को इंटीग्रेट करके चलता हूँ। मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं अपनी जिस तरह मुझे समझ आती है कि मुझे स्टूडेंट्स को इस तरह से समझाना चाहिए। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 90 के करीब पेजेस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, आप यूट्यूब से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये है। ये नोट्स मैं क्यों बनाता हूँ? नोट्स इसलिए मैं देता हूँ साथ कि मैं उसमें समरीज प्रोवाइड करता हूँ जिसको याद नहीं करना आपने, उसको आपने याद नहीं करना। मसलन जैसे लॉ में वर्ड यूज हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से कई तरह की इनकम जनरेट होती है, जैसे आपकी एग्रीकल्चरल इनकम, आपकी ऑफिस बिल्डिंग, रियल एस्टेट का काम इससे हो रहा है। ठीक है जी, ये सारे काम। अब किस हालत के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पर चलेगी? फिर दूसरी चीज इसके अंदर विद होल्डिंग टैक्स के इश्यूज भी हैं, एक्विजिशन भी है, डिस्पोजल भी है। तो जहां पर एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है ना स्टूडेंट्स को, मैं वहां पर उसकी समरी बना के आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। बेटा ये मुझे इधर दे दो चाहे, चीनी डाल दो जी। तो इसके ऊपर मैंने उसकी एक समरी एक पेज के ऊपर बना दी ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो। तो स्टूडेंट कहता है सर यहाँ भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वहां भी ये बार बार वर्ड यूज हो रहा है जो कंफ्यूज करता है। 1.5 दूसरा जैसे शेयर्स हैं, इनकी कई डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस को डिस्कस करना, तो इसलिए मैं वो आपको बना के देता हूँ। यानी बेसिकली हमारा जो नॉलेज है वो होगा इसी के ऊपर, सारे का सारा हमारा बेसिक एरिया जो है वो यही है। अब कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपको यहाँ से करवाऊंगा, कुछ चैप्टर्स में आपको जो है वो खालिद साहब की बुक से करवाऊंगा कि यहाँ से करने हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं मैं आपको बिल्कुल छोड़ दूंगा कि यार आपने ना इधर से करने हैं ना इधर से करने हैं, आपने सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने हैं। जैसे कि बिजनेस का एरिया है, मैं वहां से आपको करवाऊंगा। फिर मैंने अपने नोट्स के अंदर प्रोविजंस को फ्लो की शक्ल में दिया हुआ है, फ्लो चार्ट की शक्ल में मैंने उनको लेके रखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, मैंने इस शक्ल की उसको रखा हुआ है। आगे आएंगे तो आप देखेंगे यू विल एंजॉय के प्रोविजंस को आसान बनाने के लिए मैंने उस चीज को सीधा कर दिया हुआ है, फ्लो चार्ट उसका बना के दे दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? तो समरीज मैंने उसके अंदर बना दी,
ताकि चीज़ों को जल्दी समझ आ जाए। उनको फिर कंक्लूड किया हुआ बाज़ जगहों पर मैंने कि देखें भी इस सारी कंक्लूजन से ये समझ आ रहा है। जैसे आपको कैपिटल गेन के रूल्स मिलेंगे, वो रूल्स की मैंने समरी बना दी उसके अंदर कि ये मेन चीज़ें हैं, उसको हम करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, एक सीक्वेंस मैंने सेट की हुई है। इसी तरह क्वेश्चन के फॉर्मेट मैंने एक दो जगह पर बनाया हुआ है इसके अंदर, ठीक है, कि जी क्वेश्चन को करना कैसे है, उसको कैसे लेकर चलना है, ठीक है, ये चीज़ भी उसके अंदर है। ये मेरे नोट्स इसके साथ साथ वो चल रहे होते हैं। डबलिंग नहीं मैं आपको करने दूंगा, आप इससे परेशान ना हो, डबलिंग नहीं होगी, ठीक है। यानी मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ आपने फला जगह से याद करनी है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक सेक्शन जो है, 3 सेक्शन 80, 81, 82 आपने लेट्स सपोज खालिद साहब की बुक से कर लिए, मैं आपको कहूँगा भी ऑर्डिनेंस पे इनको टिक कर लें कि मैंने कर लिए हुए। अब ऑर्डिनेंस से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे मैं कहूँगा कि अब आपने किताब से नहीं पढ़ने, आपने डायरेक्ट ऑर्डिनेंस से पढ़ने हैं, तो वो आप ऑर्डिनेंस से पढ़ लेंगे। समझ आ रही है? तो इस तरह से, और कुछ चीज़ें मेरे नोट्स के साथ होंगी, मैं बता दूंगा कि यार ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको देख लें। यहाँ ये मेरा काम है, ये आपने सरदर्दी नहीं लेनी। जब सिलेबस स्टार्ट होगा मैं आपको सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा, किसको, वो मेरी सरदर्दी है। आपने बस मेरी डॉटेड लाइन को फॉलो करना है। जो चीज़ मैंने करवा दी है उसको, आपका तरीक़ेकार ये है कि आप उसको ध्यान से करें। न्यूमेरिकल जिस स्टाइल में मैं आपको कहूँगा उस स्टाइल पे आपने करना है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि इतना करने से ये नंबर आपके कवर हो जाएंगे। ये चीज़ है। जी सर, वो क्वेश्चन था इनलैंड कैरिज ऑफ गुड्स के केस में जी प्रोविंशियल सेल्स टैक्स। सर क्वेश्चन था इनलैंड कैरिज ऑफ गुड्स के केस में प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एंड एफईडी दोनों देने पड़ेंगे या जस्ट एफईडी ही देना पड़ेगा नहीं, इन केस ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स, इनलैंड कैरिज ऑफ गुड्स? अच्छा, वो सिर्फ हमें एफईडी देना पड़ेगा क्योंकि उसको एफईडी ने लॉक कर दिया हुआ है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी में उसको लॉक कर दिया गया एक्ट के अंदर कि ये जो 4 आइटम्स हैं ये प्रोविंसेस लगा भी देंगे, ये टैक्स हम ही लेंगे, ये आपको नहीं, यानी प्रोविंस वो नहीं लगा सकते इसके ऊपर। अब इसके अलावा बाकी जो टैक्सेस जो प्रोविंसेस लगा देंगे उनके ऊपर एफईडी जो है वो इन एप्लीकेबल हो जाएगा। सर कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन? एफईडी जो है, मैं इनलैंड के ऊपर आपने बात की, इनलैंड कैरिज बाय एयर, ठीक है। अब इसके ऊपर एफईडी भी लगी हुई है और उसके ऊपर पंजाब ने भी टैक्स लगा दिया हुआ है। तो सवाल ये है कि हम किसको देंगे? एफईडी ने जो 4 आइटम्स दी हैं ना, टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस और इनलैंड कैरेज, ठीक है, तो चूंकि अब प्रा ने भी लगा दिया, इसने भी लगा दिया, तो प्रा को हम छोड़ देंगे, एफईडी को हम, उसके ऊपर एफईडी लगेगा। लेकिन बाकी जो सर्विसेज हैं जैसे टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, कुछ इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, अगर उसने प्रा ने लगा दिया हुआ है और एफईडी भी लगा हुआ है तो उसमें एफईडी को छोड़ देंगे। मास वाई इन 4 सर्विसेज के, ये एग्जाम में आ चुका हुआ क्वेश्चन, इन सिर्फ 4 को हम बेशक प्रोविंसेस इसके ऊपर लगा दें लेकिन एफईडी ही लगेगा, एफईडी लाजमी लगेगा उसके ऊपर। ये इसमें ना कॉन्ट्राडिक्शन भी है इसके अंदर। बाज लोग जो है बेचारे केस लेके फिर भी रहे मार्केट के अंदर, कमिश्नर के पास चला गया, कोई किसी के पास चला गया कि जनाब ये देखें मेरे से जो ना वो प्रा भी ले रहे हैं और वहां पे जो है वो एफईडी भी चार्ज करी जा रहे हैं। मिस्टेक्स भी हो रही हैं, सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज अभी तक आ रहे हैं इसके अंदर। जी, और सर लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम हमजा अली कि वी कैन यूज लास्ट अटेम्प्ट बुक इन विंटर, जो 2020 की बुक है वो यूज कर सकते हैं आप? जी मैं आपको बताता हूँ। आपके अगर उसमें जो भी आपके पास किताब है टैक्स ईयर 2021 की, तो हम उसको यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारी जून की अटेम्प्ट है। जून में जाके हमारा ऑर्डिनेंस आना है, हमारा नया एक्ट आएगा ना, फाइनेंस एक्ट आएगा, तो उसमें हम यूज कर सकते हैं, उससे अगली अटेम्प्ट में नहीं यूज होगा ये। जी, दैट्स इट। सर लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम बिलाल अंसार, वेयर आई कैन फाइंड नोट्स ऑफ गुरुजी? मेरे नोट्स कहाँ से मिलेंगे आपको? जी सर, यही थिंक। जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा है आप बिलाल? जी अगर आप सर। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है तो मैंने शेयर किए हुए हैं, नहीं तो आप फेसबुक पे जाके भी क्लिक करेंगे, वहां भी मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं,
और जो है YouTube के ऊपर भी मेरा लिंक मौजूद है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है सर। ये जो हिसाब की तरफ से सर, इसमें नोट्स अभी आपके नहीं है फेसबुक पे? जी जी, ये लेटेस्ट नोट्स मैंने अभी जून अटेम्प्ट्स के लिए अपडेट किए हैं, जिसके ऊपर वो पिक्चर बनी हुई है नीचे हिसाब की, वो जो है ना आपको लोगो नजर आ रहा है, पहला पेज कलर्ड है वो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ठीक है जी। अच्छा जी, उसको पहले हम कंप्लीट करके फिर मैं आपको पेपर का दोबारा एक लुक वो देता हूँ, ताकि हमें उसमें ज़रा आसानी हो। अच्छा, तो बात अभी हम ये कर रहे थे, जो हमारा लास्ट इशू था, वो ये था कि जनाब अगर वही गुड्स टैक्सेबल हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में है, वी आर टॉकिंग अबाउट एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में वही चीजें सिर्फ टैक्सेबल हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में है, तो इट मींस कि हमें कुछ चीजों को यहाँ लिखते ही ना एग्जाम्प्ट करने के लिए, तो थर्ड शेड्यूल की क्यों एग्जाम्पशन जो है हमने वो दी हुई है। अब जरा बात सुनिएगा। देखें, एक चीज आपने नोट करनी है कि लॉ के अंदर जब भी कोई बेनिफिट मिलता है ना, ये बेनिफिट नॉर्मली आपको मिलता है या तो डिडक्शन की शक्ल में, या जिसको आप एक्सपेंस कहते हैं, जो आपकी इनकम को कम करता है, या आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, टैक्स क्रेडिट्स। तो हमेशा याद रखें कि लॉ के अंदर नॉर्मली आपको मोस्टली जब भी कोई बेनिफिट दिया जाएगा उसके साथ कंडीशन अटैच होंगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया जो है आपके एग्जाम के लिए, सीफएफ के लिए, ये कंडीशंस ही होती है कि एग्जामिनर वो कंडीशन मीट करके भी आपको पूछता है और कंडीशन मीट ना करके भी पूछता है। इसीलिए आप याद रखें कि जब आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी को पढ़ेंगे तो उसके अंदर थर्ड शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में वही आइटम्स होंगी जो फर्स्ट शेड्यूल में मौजूद हैं। अगर कोई आइटम फर्स्ट शेड्यूल में ही नहीं, तो याद रखें ना वो सेकंड में होगी, फिर ना वो थर्ड में होगी। यानी बेसिक शेड्यूल जो है वो फर्स्ट वाला है। इसी तरह इधर आके देखें, जो प्रा है पंजाब रेवेन्यू सर्विसेज जो है, इसके ऊपर भी सेकंड शेड्यूल में वही आइटम्स होंगी जो फर्स्ट में है। कोई आइटम जो फर्स्ट में नहीं वो सेकंड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टैक्सेबल जो है वो तो है ही फर्स्ट में। सिमिलरली एफईडी का भी यही असूल है। लेकिन ये गुड्स और सर्विसेज जो है वो होती सिर्फ कंडीशनल एग्जाम्प्ट है। मिसाल के तौर के ऊपर बैंकिंग सर्विसेज के ऊपर एफईडी लगी हुई है, एक्साइज ड्यूटी लगी है, लेकिन आप अगर हज और उम्रा की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो एग्जाम्प्ट है। अब है तो बैंकिंग सर्विसेज, फर्स्ट शेड्यूल में तो लिखी हुई है बैंकिंग सर्विसेज, लेकिन यही बैंकिंग सर्विसेज कंडीशंस के साथ यहाँ एग्जाम्प्ट कर दी गई। इसी तरह सिगरेट जो है उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन अगर वो फेडरल, अगर आप ये सिगरेट आर्मी को या नेवी को प्रोवाइड करेंगे तो फिर उस पर टैक्स नहीं है। कंडीशन के साथ उन्होंने कर दिया कि जनाब आर्मी को प्रोवाइड करें या नेवी को प्रोवाइड करें, वहां जो है ये नहीं है। अब बात समझ आ रही है? ये इसका मॉडल था। तो ये बात हमने कंप्लीट की। मैं जरा इसको कंक्लूड करूं फिर आगे चलते हैं। पहली बात मैंने ये की कि हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बेसिक मोडेलिटी ये है कि वो तमाम चीजें जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो बाय डिफॉल्ट टैक्स होंगी। अगर उनको एग्जाम करना है तो हमें उसको सेकंड शेड्यूल में लिखना पड़ेगा। लॉ के अंदर भी मौजूद है, सेक्शन 41 वगैरह है, लेकिन उसको सेकंड शेड्यूल में हमें लिखना पड़ेगा, और कैपिटल रिसीट को टैक्स करने के लिए लिखना पड़ेगा। नंबर 2, सेल्स टैक्स का भी यही मॉडल है कि तमाम गुड्स टैक्सेबल हैं मास वाई वो गुड जो 6 शेड्यूल के अंदर मौजूद है। इसी तरह हमारा जो प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी है, जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, वो सिर्फ वो गुड्स टैक्सेबल है जो फर्स्ट शेड्यूल में लिखी हैं। और एफईडी के अंदर हमारा जो मॉडल बनता है वो भी तकरीबन यही बनता है कि फर्स्ट शेड्यूल की गुड्स एंड सर्विसेज वो दोनों टैक्सेबल हैं, बाकी एग्जाम्प्ट हैं। ये समरी थी जो मैंने अभी आपको बताई। वो कहते हैं डेस्टिनेशन पे जाने से पहले डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। तो ये लेटेस्ट अटेम्प्ट मैंने आपके सामने ओपन की है, एक नज़र ज़रा इसको देख लें, उसके बाद हम चलते हैं। ये 12 दिसंबर को ये टेस्ट हुआ,
100 मार्क्स का 15 मिनट इसमें एडिशनल रीडिंग टाइम है। ये आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज करना है हमने। उसने कहा जी तमाम क्वेश्चंस नेसेसरी हैं, तो यहाँ उसने ये भी बता दिया कि 7 क्वेश्चंस हैं। ब्लैक इंक आपने यूज करनी है। पहला क्वेश्चन ट्रेडिशनल था इनकम टैक्स का, ठीक है जी, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। 12 नंबर का ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये उसकी रिक्वायरमेंट थी। मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वेश्चन में अजम्पशंस कैसे लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये आम ना तो किताबों में लिखा हुआ है मेरे पास एक साहब थे, मैं अक्सर उनकी मिसाल देता हूँ, वो कंसल्टेंट थे। मुझे वो कहते हैं कि सर मैं जो हूँ ना कंसल्टेंट हूँ और टैक्स मुझे सारा ही आता, लेकिन मेरा टैक्स का पेपर पास नहीं होता। मैंने उनको एक बात समझाई, मैंने कहा देखें आपका क्लाइंट आपके सामने बैठा होता है ना, आप हर इंफॉर्मेशन उससे ले रहे होते हैं। एग्जाम के अंदर कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं उसको सॉल्व करने के लिए, वो अजम्पशंस आप वायोलेट कर रहे हो। तो एग्जाम की न्यूमेरिकल की जो अजम्पशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, देखें। सबसे पहली अजम्पशन होती है आई कैप की, कि आई कैप उसको क्या अजम्पशन ले रहा है, उसको उस लाइन को पढ़ने का, उसका स्टाइल क्या है, अंदाज है ना देखने का। एक उसके साथ बाज़-औक़ात खालिद साहब वायोलेट करते हैं, वो कहते हैं जी मैं नहीं मानता, ये आई कैप ने गलत ट्रीटमेंट किया हुआ है, लॉ ये कह रहा है। और तीसरी चीज होती है मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये मैं आपको बताऊंगा जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा कि आपने किस जगह आई कैप की अजम्पशन लेनी है, किस जगह खालिद साहब की अजम्पशन लेनी है, या कब आपने मुझे फॉलो करना है। अब यहां से एक नया सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर एग्जामिनर के पास सॉल्यूशन पड़ा हुआ है तो मेरा सॉल्यूशन 100% उससे मैच करना चाहिए, तभी मुझे नंबर मिलेंगे। द आंसर इज नो, क्योंकि आई कैप ने अपनी वेबसाइट पे अपने सॉल्यूशन पे लिखता है कि ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस आर एक्सेप्टेबल। आपका ए सॉल्यूशन है, किसी का बी सॉल्यूशन है, किसी का सी सॉल्यूशन है। ए ने जो जम्पशन ली वो भी वैलिड है, बी ने जो जम्पशन ली वो भी वैलिड है, सी ने जो जम्पशन ली वो भी वैलिड है। ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। इंशाल्लाह प्रैक्टिस आप मेरे साथ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सर कैसे हमें काम करवा रहे हैं। आपका जो अभी बेसिक काम है ना वो है स्टडी, आप उस पर फोकस करें। वो हम पंजाबी में कहते हैं ना वड्डे सिरां नूं वड्डियां पीड़ां। तो अभी आप अपना सर छोटा रखें, आपका काम है जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें। बाकी पास पेपर का एनालिसिस करना, उसके ऊपर आपको उसके क्वेश्चंस की अजम्पशन देना, ये सारा मेरा काम है। जब ये सारा काम मैं आपको करवा लूंगा उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, जी ले जी ओके अब आप जो है वो खेलें इसके साथ, ये इंशाल्लाह ताला वो मेरी। तो हम दोनों ने लोड मिलके उठाना है इसका, कुछ आप लोड उठाएंगे कुछ हम इसका लोड उठाएंगे। समझ आ रही है? और ये कुछ देखें चीजें एग्जामिनर नीचे लिख भी देता है कि इग्नोर इन चीजों को इग्नोर कर दें आप। अगर ये ना लिखा हो तो फिर इसको कैसे लेकर चलना है। चले जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, केस स्टडी टाइप आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर अब आपको ऐसी चीज नहीं मिलेगी व्हाट इज मेंट बाय दिस, ऐसी चीजें पहले होती थी जब ओपन बुक एग्जाम नहीं होता था। अब जो है वो केस स्टडी में वो चीजें लेके आ रहा है वो। ये सेल्स टैक्स की उसने केस स्टडीज बना दिए हमारे पास, ठीक है। ये जो है इसका न्यूमेरिकल आ गया सेल्स टैक्स का। एक न्यूमेरिकल आपको यहां से मिलेगा, एक उधर से मिलेगा। अच्छा, इसके साथ बड़ा एक आसान तरीका भी है। देखें जैसे आप आई कैप के कोड ऑफ कंडक्ट कर ले, 5 नंबर हो गए। खालिद साहब की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 17, 18 और 19 ये कर लें, 20 नंबर नॉर्मली इन 3 चैप्टर्स में से हमें मिल जाते हैं। इसी तरह अगर सेल्स टैक्स का उनका एक न्यूमेरिकल का चैप्टर कर लिया जाए तो तकरीबन इससे 15 नंबर इससे मिल जाते हैं। यानी ये बड़ा डिफाइंड एरिया है। अगर आप सिर्फ इन्हीं एरियाज को देखें तो आप देखें कि 20, 15 और 5 ये 40 नंबर तो सिर्फ इन्हीं चैप्टर में से बन जाते हैं बड़े आसानी के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए इसको भी जरा हमें लेके चलना है। ये आजकल जैसे ये इसका क्या मतलब है, ये जो लाइन लिखी है शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, हम तमाम क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे।
अब ये इनकम टैक्स का दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ गया, ठीक है जी, जो इन्होंने वो दिया हुआ है, ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद ये देखिएगा, इसमें आई कैप के कोड ऑफ एथिक्स उसने दे दिए 5 नंबर के। ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी के 3 केसेस उसने इंडिपेंडेंट 11 नंबर के बना दिए। इस तरह से आप देखें, आपको पूरे एग्जाम के अंदर यहाँ पर वो चीज नहीं मिली, व्हाट इज दिस, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द इनकम इज एग्जाम्प्ट। अब वो आपको केस स्टडी बना के देता है, और हमने अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है कि अगर इसका ये हो जाएगा तो क्या करना है, वो होगा तो क्या करना है, इस सिचुएशन में कैसे कैलकुलेशन होगी, इस सिचुएशन के अंदर कैसे कैलकुलेशन हो जाएगी। एक चीज मेरी आपने याद रखनी है, अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं, आपने जो न्यूमेरिकल है ना जी, उसको हमेशा स्टार्ट करके उसका एंड जरूर करना है, बेशक सारा क्वेश्चन गलत हो जाए। ये बात नोट करनी है, जो भी न्यूमेरिकल करना है आपने 100% उसको करना है, बेशक 100% ही गलत करें, घबराना नहीं है। खान साहब क्या कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, और हमारी क्लास में भी इमरान खान बैठे हुए भी जी। ये था जी अभी हमारा एक बेसिक, अभी तक मैंने आपको 2 चीजें करवाई। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि हमारा जो आई कैप का एग्जाम है, जहां हमने पहुंचना है, वो है इनकम टैक्स 50 नंबर, ठीक है। सेल्स टैक्स ऐसे ही मैं वेटेज उसकी लिख रहा हूं, तकरीबन 30 मार्क्स, कम से कम मैं लिख रहा हूं लोअर साइड जो है इसकी। इसी तरह एफईडी जो है वो 10 मार्क्स, और उसमें अच्छा, इसमें प्रोविंशियल सेल्स टैक्स की मैं आपको एक चीज बताऊं कि पहले एग्जामिनर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बना रहा था प्रोविंशियल सेल्स टैक्स के ऊपर। ये तकरीबन 2 अटेम्प्ट से या 3 अटेम्प्ट से प्रोविंशियल सेल्स टैक्स को छोड़ दिया हुआ है, लेकिन हमें दोनों टैक्स को हमें सीखना है, हमने कोई चीज छोड़ के नहीं जानी, हमने कॉन्टेंट्स इंशाल्लाह पूरे करने हैं, ठीक है। इसलिए आपके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो 5-1 नंबर के, तो इस तरह से कोई ग्रिड हमारी बन रही है, इसको हम लेके इंशाल्लाह वो चलेंगे। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि हमारे जो लॉज हैं वो क्या है, ये 2 चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं। अब जिस चीज की तरफ हम चलने लगे हैं वो है टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ये आपके नोट्स के अंदर, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए वही चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं उसकी एक समरी मैंने नोट्स में प्रोवाइड की है। इसको एक नज़र आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखना है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी इसके ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ले जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को, उसकी कंस्ट्रक्शन मैंने आपको करवा दी। देखिए इसके स्टेप्स हैं कुछ, वो क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप कारोबार करें और कारोबार में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाएं, डबल एंट्री करें, सिंगल एंट्री करें, जो भी आपने करना है, लॉ इसमें कोई मुदाखलत नहीं करता। आप चाहें अपने अकाउंट जो है वो अकॉर्डिंग टू IFRS बना लें, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बना लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जैसे भी अकाउंट्स बनाएं, एग्जाम जो है वो टैक्स वाले उस पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। उसके बाद आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है अपनी, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। फिर आपने रिटर्न फाइल करनी है, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये सर्कल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये देखिएगा। जब आप पूरा साल काम करेंगे तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, जिसको हम बोलते हैं विदहोल्डिंग टैक्स। विदहोल्डिंग टैक्स का दूसरा नाम है एडवांस टैक्स, ठीक है। एडवांस टैक्स क्यों लिया जाता है, देखें हमारा ये साल चल रहा है 1 जुलाई लेट्स सपोज 2020 से 30 जून 2021 तक। असल रजीम क्या कहती है, हमें वो बताती है कि जनाब आपने साल के एंड के ऊपर व्हाट्सएवर यू आर डूइंग डू इट, काम करें आप, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि इनकम टैक्स में कुछ लोगों के जहन में एक मिथ है। मिथ क्या है, मिथ समझते हैं ना, मिथ किसे कहते हैं? वो हाँ, जो अब पता नहीं मुझे, मिथ का मुझे पता है, अंग्रेजी में मिथ कहते हैं, कोई गलत कॉन्सेप्ट जहन में बैठ जाना, उसको मिथ कहते हैं।
मिसकंसेप्शन जो है वो क्या है? वो कहते हैं कि अगर आप चेयर्स बेचेंगे ना तो ये टैक्सेबल है, लेकिन अगर आप चर्च बेचेंगे तो ये टैक्सेबल नहीं है। इसी तरह मैं टीचिंग कर रहा हूं, टीचिंग जो है इससे जो मुझे पैसे मिलेंगे ये टैक्सेबल है, लेकिन अगर कोई साहब लोगों को कत्ल करते हैं, वो असैसन है, तो ये इस पे टैक्स नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है। एफबीआर का असल काम टैक्स लेना है, ये मैं आपको पहले बता दूं। एफबीआर का ये काम नहीं है कि आप जायज कर रहे हैं या नाजायज कर रहे हैं। एफबीआर का काम एक ही काम है, वो कहता है भाईजान आप क्या करते हैं? आप कहते हैं जी मैं कत्ल करता हूँ, खुदा ना खास्ता मैं कातिल हूँ, मेरा काम ही यही है, राइट। उसने अब ये फैसला करना है कि जनाब आपने, आपका रेवेन्यू क्या है, कितने पैसे लिए आपने कत्ल करने के। वो कहता है जी मैंने 10 लाख रुपए में एक बंदा मार देता हूँ मैं। तो कहते हैं बताएं आपकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज क्या है, इसके कॉस्ट कितनी आती है। कि वो कहते हैं जी आपने वो सेल की, कितने की आपने सेल की। वो कहता है जी मैंने 10 लाख रुपए की सेल की। वो कहते हैं जी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल क्या है। वो कहते हैं जी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो 1 लाख रुपए है। कहते हैं जी आपने 9 लाख रुपया, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया ना। एक्सपेंसेस क्या है। वो कहते हैं जी पुलिस वालों को मैंने जो है वो 4 लाख रुपए तो पुलिस वालों को मैं देता हूँ, ये मेरे सिर्फ यही एडमिन एक्सपेंसेस है। तो कहते हैं ठीक है 5 लाख रुपए आपकी बिजनेस इनकम है, तो आप इस पे हमें टैक्स दें। समझ आ गई ये। तो इसलिए ये बात याद रखें कि जब तक लॉ नहीं किसी एक्टिविटी को एग्जामिन करें। देखिए आप चर्च बेचते हैं, बंदे मारते हैं, क्या करते हैं, इसका काम सिविल कोड के साथ है। ये स्टेट का इशू है, वो स्टेट आपसे निपटेगी। एफबीआर का काम है आपसे टैक्स लेना। तो पूरा साल आपने काम किया, काम करने के बाद आपने साल के एंड के ऊपर अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। क्या काम करने हैं सुनिएगा। आपने अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, ये है टैक्स एबल इनकम। उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है और वो टैक्स आपने जमा करवाना है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या तमाम लोग जो है साल का इंतजार करने के बाद टैक्स जमा करवा देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी जिस बंदे को पैसे नीट एंड क्लीन मिल जाए ना, उसके बाद जो है वो पैसे जमा करवाने की पोजीशन में नहीं होता। सैलरीड पर्सन को ले लें, आप इनको सैलरी देनी शुरू कर दें टैक्स काटे बगैर, उन्हें कहें जी आप तमाम मुसलमान हैं तो आपकी मेहरबानी साल के एंड के ऊपर हमें टैक्स जमा करवा दें। तो फिर देखें उसके बाद एफबीआर के पुतले भी जलाए जाएंगे, शब्बर जैदी साहब को जनाब बुरा भला भी कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी साहब को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको 4 लाख रुपया उनकी सैलरी थी, 30,000 रुपया टैक्स मैं मिसाल के तौर पे ले रहा हूँ, तो 370 उनको मिल गया, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, ही विल बी हैप्पी, क्योंकि उसको ये नजर आ रही है ना। लेकिन अगर किसी साहब को कहा जाए कि जनाब आपको 4 लाख रुपया यानी 4.8 मिलियन आपको दिया गया, तो आप प्लीज जो है वो 30 के इंटू 3,60,000 रुपया टैक्स जमा करवा दें। कहेगा 3,60,000 रुपया मैं टैक्स ही दे दूंगा आपको, दिमाग ठीक है आपका? हालांकि वो दे वही रहा है वो। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरे जो क्लाइंट आते हैं ना, अगर उनको मैं ये कहूँ ना कि यार लाख रुपया टैक्स देना, तो कहते नहीं देना, तो मैं उनको कहता हूँ यार एक काम किया करें, हर महीने 10,000 रुपया जमा करवा देंगे। कहते हैं हाँ ये ठीक है। तो वो कहते सर ये तो मसला ही कोई नहीं है, यानी वो लाख रुपया नहीं देना, 1 लाख भी जमा करवा देते हैं वो। तो ये एक तरीकेकार है पूरी दुनिया के अंदर, इसको कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स रजीम। क्या बोलते हैं इसको? विदहोल्डिंग टैक्स। ये भी एक तरीकेकार है टैक्स लेने का। ये आगे विदहोल्डिंग टैक्स रजीम से हमारा एक रजीम निकलती है, नॉर्मल टैक्स रजीम, फाइनल टैक्स रजीम, मिनिमम टैक्स, ये सारी रजीम यहाँ से निकलती हैं। इसको इंशाल्लाह हम एक और लेक्चर में इंडिपेंडेंटली इसको फिर डिस्कस करेंगे।
तो फिर होता क्या है कि डिपार्टमेंट को इसको पता होता है कि जनाब इन्होंने हमें पैसे पूसे कोई नहीं बाद में देने, तो वो क्या करते हैं फिर वो साल के दौरान ही टैक्स लेते रहते हैं हमसे, जिसको हम एडवांस टैक्स कहते हैं। इसकी मैं और भी आपको एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे लोग आप किसी से घर बनवाए ना, उसे कहे जी आप मेरा घर बना दें, ठीक है, वो कहता है ठीक है जी 1 साल में मैं आपका घर कंप्लीट कर दूंगा और आपने मुझे मेरी जो सर्विस पे करनी है ना वो आपने करनी है 12 लाख रुपया। तो आप कहते चलो शुरू करो घर, वो कभी भी शुरू नहीं करेगा, वो आपसे एडवांस लेते जाएगा लेता जाएगा, और अक्सर औकात क्या होगा आपसे 12 लाख से भी ज्यादा ले जा चुका होता है। उसके बाद आप उसको ढूंढ रहे होते हैं कि यार वो मेरी टूटियां रह गई हैं, नलके रह गए हैं, वो मिलता ही नहीं है बंदा बाद में। तो टैक्स डिपार्टमेंट का भी यही हाल है कि अक्सर हमसे एडवांस टैक्स ले लेते हैं, उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी आती है उसमें से हम विदहोल्डिंग टैक्स माइनस करते हैं, तो ये पेएबल भी आ सकता है और रिफंडेबल भी हो सकता है। जब ये आप सारा काम कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, आपने एडवांस टैक्स पूरे साल में पे कर दिया, आपने अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट की, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की, उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन आपने एफबीआर को प्रोवाइड करनी है, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं। रिटर्न डजंट मीन टू कम बैक, रिटर्न मीन एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम रिटर्न कहते हैं। इसको जमा करवाने को फाइलिंग बोलते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट अगर जमा करवाना हो तो उसको फर्निशिंग बोलते हैं। अगर आपने कमिश्नर ने कहा कि जनाब आप अपनी रसीद लेके आए वो फलां चीज, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं फर्निश का, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो रिटर्न को फाइल करने को फाइलिंग बोलते हैं। ये टर्म चूंकि यूज होनी है इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सारी टर्म्स का हमें पहले से पता होना चाहिए। तो इनकम टैक्स रिटर्न, इसके अंदर 3 चीजें बताई जाती हैं, ये आपने बात याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कौन है, अपना प्रोफाइल। अच्छा, ये लफ्ज मैं बड़ी देर से इस्तेमाल करता आ रहा था पढ़ाते हुए, प्रोफाइल प्रोफाइल, डिपार्टमेंट इसको रजिस्ट्रेशन कहता था। अब इन्होंने एक नई प्रोविजन इंट्रोड्यूस करवा दी है, शायद मेरे से मुतासर होकर करवा दी है, कि प्रोफाइल क्या होता है, टैक्स पेयर का प्रोफाइल वो होना चाहिए। पहले बताते हैं आप है कौन, इसको प्रोफाइल बोलते हैं। दूसरी चीज आपकी इनकम क्या है, तीसरी चीज इसमें टैक्स क्या है। ये 3 चीजें रिटर्न के अंदर हर शख्स ने सबमिट करते हुए जमा करवानी है, इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। यहां से हमारा एक, अब मुझे चैप्टर का नाम नहीं याद, मैं इसको फाइनल स्टेजेस ऑफ टैक्स कहता हूं, फाइनल स्टेजेस ऑफ टैक्स, कि आपका काम कंप्लीट हो गया, ये आपने साल के एंड के ऊपर करना है। उसके बाद होता है कि अगर आपने जो रिटर्न फाइल की उसकी असेसमेंट हो सकती है, जो आपने चेकिंग, उसको चेक किया जाएगा क्या वो ठीक है या गलत है। एक वक्त था कि मुझे याद है जब मैं आर्टिकल्स कर रहा था तो हर शख्स को नोटिस आता था, उसने जो रिटर्न करवाई थी जमा, उसका नोटिस आता था कि भाई ठीक है या गलत है। अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रिटर्न्स हैं वो तकरीबन 15 लाख से क्रॉस कर गई हुई है, तो अब इतनी ज्यादा रिटर्न्स के ऊपर नोटिस भेजना, दिस इज हेल ऑफ वर्क, दैट इज वाई अब इसको सिलेक्ट किया जाता है इसमें से कुछ लोगों को। लेट्स सपोज के 10,000 लोग उठा लिए और उनको टेस्ट किया, तो ये असेसमेंट है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद है अपील। ये जो 3 एरियाज हैं ये हमारे एक ही चैप्टर में कवर होंगे, तीनों मॉड्यूल, और अक्सर व बेशतर यहाँ से वो क्वेश्चन टेस्ट करता है कि फलां बंदे को नोटिस आया हुआ है। इस अटेम्प्ट में भी आप देखेंगे कि आपको इसके नोटिस का, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है ना, इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं, तो इसलिए एग्जामिनर चाहता है कि इस बच्चे को, बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, इन स्टूडेंट्स को रिटर्न का पता हो, असेसमेंट का पता हो, अपील्स का पता हो, कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। साल खत्म हुआ, आपकी असेसमेंट हुई, अगर आप उससे नाराज हैं तो आप अपील में जा सकते हैं, क्या क्या अपील्स की टाइप्स हैं। तो इस तरह से हमारा बिजनेस का एक मॉडल वो चलता है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, फिलहाल कोई किसी का क्वेश्चन है तो जरा प्लीज मुझे बता दीजिएगा, मुझे वो नोट्स नजर नहीं आ रहे, तो प्लीज अगर किसी का कोई क्वेश्चन किसी ने लिखा है या पूछना चाहता है वॉइस में तो मेरे से पूछ सकता है। सर ये क्वेश्चन है फ्रॉम बिलाल अंसार। जी,
Sir, these days FBR circulated about completing profile. Is it for individual as well? ये जो प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ, No, sir. Question is, these days FBR circulated about completing profile. हाँ, वो प्रोफाइल मांग रहे हैं इस दफा। जो एफडीआर वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाईजान अपने पर्टिकुलर जो है ना वो आपके कंप्लीट नहीं है, वो हमें प्रोवाइड करें। उसमें हो ये रहा था कि हम लोग ये काम कर रहे थे, जो कंसल्टेंट थे वो ऐसे ही बैंक अकाउंट डाल दिया, एबीसी करके डाल दिया, मिसिंग इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर और रिटर्न फाइल हो रही थी। इसलिए अब उन्होंने कहा है कि जनाब अपना प्रोफाइल पूरा कंप्लीट करें, अपना बैंक अकाउंट की डिटेल हमें प्रोवाइड करें, अपने एसेट्स की डिटेल हमें प्रोवाइड करें। ठीक है ना, वो आई हुई है अभी तक, तो वो सर ये इंशाल्लाह अब जाएगा फैसला अपील के अंदर। इंडिविजुअल्स के लिए भी ये है एप्लीकेबल? जी जी, उसमें उन्होंने कोई उसमें बाइफरकेशन नहीं की हुई, उसमें कोई बाइफरकेशन नहीं है कि आपने जो है वो इंडिविजुअल एओपी या कंपनी है, ये पर्संस का वर्ड यूज हुआ गालबन वहां पे है। Sir, next question is under section 114A added new in Finance Act 2020. ये अभी जो चीजें हैं ना, अभी मेरा तरीकेकार ये होता है कि जो हम काम कर रहे होते हैं ना उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे, मैं आपको सर्व करता जाऊंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि क्लास में हर स्टूडेंट को सेक्शन के रेफरेंस याद नहीं है, वो बेचारा डिप्राइव हो जाता है उससे कि यार मैं अभी जो है वो मैंने सेक्शन 1 नहीं पढ़ा और ये 114 पे चला गया, ये रिटर्न की जो बात कर रहे हैं। तो मुझे पूरी क्लास को लेके चलना होता है। प्राइवेटली अगर का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्राइवेटली मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ लिख देता हूँ, आपके ग्रुप में भी मैं शामिल हूँ, तो आप मुझे यहाँ पर वो मैसेज कर सकते हैं। क्लास के अंदर मैंने एक ग्रेजुअली सबको लेके चलना होता है। अच्छा, अगर पता भी हो ना तो बाद लोग इससे बोर होना शुरू हो जाते हैं कि यार ये टॉपिक जो है ना वो हट गया है। ये इनकम टैक्स बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट है। ये समझ लें कि अगर इसको हम छोड़ देंगे ना तो ये कुछ इसकी ये शक्ल बनेगी, बिखरा हुआ मिलेगा आपको, समझ नहीं आती कोई किनारा किधर है। लेकिन हमने करना क्या है कि इसको हमने एक मोतियों की तरह परोना है ताकि ये एक तस्बीह की शक्ल बने, इसकी सीक्वेंस सेट हो। ठीक है, यानी इंशाल्लाह आप देखेंगे जब मैं आपको सिलेबस की तरफ लेकर जाऊंगा तो आपको इस बात का पता होगा कि सर जो है वो ये पढ़ा रहे हैं, ये आइंदा पढ़ाना है और यहां तक एंड होगा। यानी तीनों स्टेजेस क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और आइंदा सर ने क्या करना है। फिर मजा आएगा हमें पढ़ने का कि इंटीग्रेशन होनी चाहिए हमारे तमाम सब्जेक्ट की आपस में। तो इस तरह से थोड़ा सा ना वो हंक पंक होगा तो मुझे प्राइवेटली आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा फिर उसका मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा। जी, सर एक क्वेश्चन है और कि कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें जो मैंने अभी पढ़ाया आपको। ठीक है सर। सर ये अभी आपने बताया कि आप नोट्स वगैरह से करवाएंगे, लेकिन सर ये एट द एंड ऑफ लेक्चर आप ये बता देंगे कि ये सेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी कि जी हमें? बिल्कुल इंशाल्लाह। आपको ऑर्डिनेंस के कंटेंट जो है वो आपने कॉपी करवा के रखने हैं अपने पास। किसी भी ऑर्डिनेंस के, उसके ऑर्डिनेंस के अंदर ना रहने दो, उसको अलग से रखें अपने पास। बेशक आपके पास ऑर्डिनेंस है या नेट से लेके उसके जो कंटेंट्स हैं, जो सेक्शंस हैं, वो अपने पास आपने रखने हैं। और जो जो सेक्शन होता जाएगा आपने उस पर टिक करते जाना है कि सर ने ये भी हो गया, ये भी हो गया। कुछ सेक्शन उसमें ऐसे होंगे जो बिल्कुल रीडिंग वाले होंगे, उस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कि यार ये सेक्शंस हैं तो ये आप जो है इसको रीड कर लें, उसमें जो इशू हो तो मेरे से डिस्कस कर लें। क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करनी है जो कोर एरिया है, यानी 90% वो चीज़ें जो पेपर में आनी हमने उसके ऊपर बात करनी है। बाकी रीडिंग वाली जो चीज़ें हैं वो हम रीड करके वो मैं आपको बता दूंगा कि ये इस तरह से इसको रीड कर लें, ये आपका मसला हल हो जाएगा। जैसे सैलरी है मिसाल के तौर पे, सैलरी के ऊपर अगर सैलरी के ऊपर वो आ ही नहीं रहा, एग्जामिनर जो है वो सी फैब में नहीं आ रहा, लेकिन सैलरी का एक कनेक्शन बिजनेस के साथ है। ठीक है, तो मैं सैलरी की आपको यहाँ पे समरी दूंगा ताकि आपको वो जो कैफ लेवल का है वो रिवाइज हो जाए। प्लस इसके साथ आपको लिंक मिल जाएगा मेरा यूट्यूब का या एलएमएस का, जो भी है वो लिंक मिल जाएगा। आपने वहां से इसको सिर्फ देखना है, उसको आपने लेक्चर सुन लेने उसके बाद, यानी उसके ऊपर हम उसका एक न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं आपको ताकि उसकी रिवीजन हो जाए। क्योंकि वो एरिया आ नहीं रहा, बेशक 1% चांसेस है, लेकिन हमने उसको गो थ्रू करना है, कंटेंट नहीं छोड़ने हमने।
तो वो मैं करवा के आगे निकल जाऊंगा। बाकी जो उसके बिल्कुल अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो आप उसको दोबारा लेक्चर के थ्रू कर लेंगे। यानी हमने अपना टाइम उसमें सेव करना है। हमारा जो मेजर एरिया है वो हमारे है चैप्टर नंबर 17, 18 और 19। यहाँ से एक न्यूमेरिकल जो है हर साल आ रहा है, बल्कि इस दफा तो आप देखें 2 न्यूमेरिकल आए हुए हैं, और एक 12 का और एक 22 मार्क्स का। तो ये हो गए हमारे पास 30-40 मार्क्स। आप देखें 2 चैप्टरों में उसने टेस्ट कर लिए हैं। तो इसलिए हमें इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करना है। ये जो है ना सैलरी का, वो जो चैप्टर नंबर 10 में से है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर थोड़ा सा काम करके फिर आगे चले जाएंगे, ताकि मेन एरिया जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर काम करें। जी, कोई और क्वेश्चन? सर इमरान खान का क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंस की सॉफ्ट कॉपी है आपके पास? जी, ऑर्डिनेंस की सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है, एफबीआर के ऊपर पड़ी हुई है, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, और उसमें मैं आपको बता भी दूंगा कि चेंजेस को कैसे पढ़ना है आपने। जी इमरान, आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, क्वेश्चन। जी, आपका नाम बिलाल है या अहमद बात कर रहे हैं? अहमद बिलाल सर, अहमद बिलाल। अहमद बिलाल, अच्छा जी। जी अहमद, अभी तक चीज़ें ठीक हैं जो हमने डिस्कस की हैं। 3 चीज़ें मैं दोबारा आपको ज़रा बता दूं, रिकैप कर दूं। एक, मैंने आपको हमारा जो एग्ज़ाम है CFAP का, उसके ऊपर मैंने बात की, मैंने लॉस के ऊपर बात की है, और मैंने इनकम टैक्स साइकिल के ऊपर बात की है। ये 3 चीज़ें मैंने अभी आपके साथ ये डिस्कस की हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, कल से हम जो है वो इंशाल्लाह टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। अभी थोड़ा सा आप इसको गो थ्रू हो, अपना ज़रा मटेरियल वगैरह ले लें, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। अच्छा, इसके साथ साथ ऐसा भी होगा कि मैं बाज़ औक़ात आपको MS फॉर्म के ऊपर कुछ क्विज भेजा करूंगा, मैं आपको लिंक शेयर किया करूंगा, आपने उस क्विज को सॉल्व लाजमी किया करना है। MS फॉर्म का मैं एक लिंक भेजा करूंगा जो MCQs होंगे, उससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत कंक्रीट होंगे। आप उस पर क्लिक करके देखें कि मैं क्या सोच रहा हूं और इसका रिप्लाई मुझे क्या मिल रहा है। उससे इंशाल्लाह ताला मैंने फॉर्म्स बनाए हुए MS के ऊपर, वो लिंक भी मैं आपको साथ शेयर कर दूंगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन मजीद उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कुछ लिंक आपको दिया करूंगा कि यार ये मेरे यूट्यूब के ऊपर लेक्चर हैं, आप इस लिंक को देख लें जाके, वहां से भी मिलेगा। ठीक है, यानी जिस तरह से सहूलत होगी, इस जो ये सिर्फ यही नोट्स नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मेरे अपने प्राइवेट क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो मैंने खुद बनाए हुए हैं रिवीजन के लिए, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाया करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको आगे लेकर चलेंगे। जैसे टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर है, तो 2-3 हो सकता है न्यूमेरिकल पहले मैं आपको सेंड कर दूं कि यार ये न्यूमेरिकल कल हमने करने हैं, तो आप उसका प्रिंट आउट या जो भी सॉफ्ट कॉपी हो वो आप उसको लेके अपने पास रख लें। इस तरह से हम उसको लेकर चलेंगे। कल मैं टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर, रजीम के ऊपर, और ये जो टैक्स रेट्स हैं ये कैसे बने हुए हैं, ये अमाउंट्स कैसे डिसाइड की जाती हैं, इसकी फिलॉसफी क्या है, कल इसको डिस्कस करेंगे। और कल से हमारा प्रोफाइल वाला जो इनकम टैक्स रिटर्न की आज हमने बात की है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि हमारा जो ये एरिया है, प्रोफाइल क्या है, इनकम टैक्स और टैक्स, और इसका फुल फ्लेज एक न्यूमेरिकल का फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इंशाल्लाह जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे वो उसी फॉर्मेट के अंदर रहते हुए हम करेंगे। उसके बाद फिर एक फॉर्मेट मैं आपसे शेयर करूंगा एंड पे जाके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको इंडिविजुअल का क्वेश्चन मिले या पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन मिले या कंपनी का क्वेश्चन मिले, तो आपने उस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह उसको लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है जो हमने बेसिक चीज़ें की हैं। कल से हम टैक्सेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे, और सिर्फ इनकम टैक्स का उसको लेके हम स्टार्ट कर देंगे जी। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जी। दैट्स इट जी सर। जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू हैव अ सो गुड मच। डे। आज का दिन बड़ा अच्छा गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बाकी हमारे दिन भी ऐसे ही गुजारे और हम खैर अफियत से ये पेपर पास कर लें। दुआओं की दरख्वास्त है जी। अल्लाह हाफिज़।